अतिथिगण और सभी सम्मानित महानुभावगण जो आज की इस राष्ट्रीय विमर्श के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आप सबका बहुत स्वागत और अभिनंदन। जीवन की व्यस्तता में से कुछ क्षण निकाल करके आपने समाज और गांव की चिंता करने का उपक्रम किया है। इसके लिए हम तीसरी सरकार अभियान की ओर से आपके प्रति आभार ज्ञापित करते हैं। आप सभी को विदित है, विज्ञ हैं आप सभी कि वर्ष 1993 में आज ही की तिथि 22 दिसंबर को 73वां संविधान संशोधन करके पंचायत को भारत की राज्य व्यवस्था में तीसरी सरकार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था और भारत की इस परंपरागत संस्था को पुनः इसको जीवंतता प्रदान करने की कोशिश की गई थी। इसके माध्यम से देश के युवाओं को, वयस्क मतदाताओं को पहली बार सरकार बनाने के साथ सरकार चलाने की भी भूमिका में लाया गया था। सरकार चलाने में भी उनकी जिम्मेदारी पहली बार चिन्हित की गई। हम सभी जानते हैं कि राज्य व्यवस्थाओं में सबसे अच्छा लोकतंत्र को माना गया है और लोकतंत्र में भी सहभागी लोकतंत्र की जो बात होती है उसकी सबसे अधिक संभावना अगर कहीं है तो वो पंचायतों के साथ। एक पंचायत जो है एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे दरवाजे पर है, हमारे गांव में है, हमारी गली में है। तो सबसे ज्यादा हस्तक्षेप की संभावना देश के नागरिकों को पंचायतों के साथ बनती है, जहां वयस्क नागरिक सरकार बनाता भी है और सरकार चलाने में भी जिम्मेदारी निभाता है। इसमें एक मालिकाना भाव की भी संभावनाएं जगती हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ष 1993 में जिन संभावनाओं को और जिन स्वप्नों को लेकर के 73वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था और जो सोचा गया था कि देश में इस तरह की पंचायत व्यवस्था बनेगी और सामूहिक रूप से हम अपने गांव की व्यवस्था को चलाएंगे। 29 विषयों में जिनमें गांव के ज्यादातर काम सम्मिलित, उनको लेकर के गांव से अपनी जिम्मेदारी उठाएगा। अगर वो संभावना साकार हुई होती, ऊपर की सरकारों की बहुत कम जरूरत गांव में रह जाती। लेकिन अनेक अवरोध, अनेक विसंगतियां भी नजर आई, जिनके कारण वो 73वां संविधान संशोधन जो वर्ष 1993 में आज की तिथि को हुआ था वो पूरी तरह साकार नहीं हो पाया। और तब से लेकर आज तक लगभग 6 चुनाव उत्तर प्रदेश में संपन्न हो चुके हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अन्य राज्यों में भी इसी तरह है। 27 वर्षों का एक लंबा अंतराल गुजर गया है। लेकिन यह है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, ठीक है अनिल जी, मीडिया में दोष है उसमें बना हुआ है। तो आज अवसर है कि एक बार हम फिर से सिंहावलोकन करें, पीछे की ओर मुड़े और देखें ठीक है, कहाँ क्या दिक्कतें रह गई, क्या परेशानियां रह गई। तो अब आगे की बात को बढ़ाने के लिए कि फिर से कैसे इस व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है, क्या रास्ता हो सकता है, क्या तरीका हो सकता है। तीसरी सरकार अभियान के संस्थापक डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण जी, जो इस आयोजन के संयोजक भी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप अतिथियों का स्वागत करें और हम सभी, हमारे सभी साथियों से उनका परिचय भी कराएं और आज के विषय का प्रवर्तन भी करें। उस विषय को भी हम लोगों के सामने स्पष्ट रूप से रखें। मैं आपसे आग्रह करता हूं डॉक्टर चंद्रशेखर प्राण। दिसंबर 1992 को संसद ने इसको पास किया था। 93 में जाकर के राष्ट्रपति ने उस पर अपनी मोहर लगाई थी, उन्होंने उसको पर हस्ताक्षर किया था उस विधेयक को, जिससे वो कानून के रूप संविधान का हिस्सा बना। उसके बाद
वास्तव में आज का जो विषय है, जैसे अभी अनिल जी उसकी एक पृष्ठभूमि बता रहे थे कि जो 73वां संविधान संशोधन है उसको धीरे धीरे 27 वर्ष लगभग बीत गए हैं, इम्प्लीमेंट हुए, क्योंकि 95 से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया था। 94 में सभी राज्यों के, अधिकांश राज्यों के अधिनियमों में बदलाव हुआ और 95 में पहली बार उसका चुनाव हुआ। मार्च अप्रैल 95 से लेकर उसके बाद चुनाव होने शुरू हो गए थे। मध्य प्रदेश उसमें अग्रणी था, उत्तर प्रदेश और ज्यादातर राज्यों में वो चुनाव हुए। उससे बड़ी अपेक्षाएं की गई थी उस समय कि इसके बाद बहुत सारे बदलाव आएंगे, ग्रास रूट लेवल पर जो डेमोक्रेसी का सपना देखा गया है, गांधी के ग्राम स्वराज्य का जो सपना था, वो बड़ा आगे महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर हम संविधान सभा की बहसों को देखें और उस बहस में जहां ग्राम स्वराज्य का विषय उठा था और बाद में अनुच्छेद 40 जुड़ा उस बहस के बाद, और अनुच्छेद 40 के बाद जितनी बहस हुई है उस पर इस पे पंचायती राज के बारे में या के समर्थन में तो ज्यादातर वक्तव्य हुए हैं, विरोध में बहुत कम वक्तव्य हुए थे, ना के बराबर। और अंत में जब स्वीकार कर लिया था तो पंडित नेहरू ने जो बोले थे, और उन्होंने बहुत ज्यादा भाषण उस समय नहीं दिया था, सिर्फ एक बात कही थी जो सबसे महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक बात है। उन्होंने ये कहा था कि जब ये हुआ कि अभी ये नहीं हो पा रहा है, तो पंडित नेहरू ने कहा कि कोई बात नहीं, जिस समय हमारी वयस्क मताधिकार के आधार पर जब लोकतांत्रिक तरीके से हमारी नई संसद बनेगी, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से वो नई संसद जिस चीज पर यहाँ बहस हो रही है और जो अनुच्छेद 40 आया है उसके आधार पर वो फिर इस संविधान को एक नए स्वरूप में लाएगी। अर्थात ये संविधान जो गांधी के सपनों में पंचायत सरकार का संविधान होना चाहिए था, पूरी राज्य व्यवस्था पंचायत सरकार के नाम से खड़ी होनी चाहिए थी, तो पंडित नेहरू ने भी अपना एक तरह से वो समर्थन दिया था और ये उम्मीद जताई थी। और उस समय लोगों को बहुत, पंडित नेहरू के कहने का मतलब था, उस समय उनका एक बड़ा कद था, तो ये माना गया था कि निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन लंबा समय गुजरा, 40 साल बीता और कोई खास बदलाव नहीं आया। 40 साल बाद जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर हुए थे उस समय ये शुरुआत हुई फिर नए सिरे से, और फिर 1992 में 73वां संविधान संशोधन आया। लेकिन जैसे कह रहे कि इसमें गैप बहुत रहा, अगर आज उसकी समीक्षा एक तरह से करनी है पिछले 27 वर्षों की जो रही है, 27 या लगभग 30 वर्षों की जो 3 दशक इसके रहे, उसकी एक समीक्षा का समय है, जो हमारे जो विद्वान वक्तागण है वो निश्चित रूप से, और उन सब का आपने देखा सब उससे कहीं नहीं कहीं से जुड़े हैं, तो वो उसकी समीक्षा करेंगे अपने तरीके से। और साथ ही कि उस पर क्या उसकी पूरक कार्यवाही होनी चाहिए थी उस समय, अर्थात संविधान तो बन गया, संविधान में कुछ दिशा निर्देश आ गए, कुछ प्रावधान आ गए, लेकिन उसको क्रिया रूप में परिणित करने के लिए राज्य के अधिनियमों में उस तरह के संशोधन होने थे, और फिर उसकी आधार पर नियमावलियां बननी थी, और नियमावलियों के साथ आदेश निर्देश जारी होने थे, तब जाकर के शायद ये जमीन पर उतर पाता। उनमें वो जो पूरक कार्रवाइयां थी वो लेकिन वो एक पक्ष की पूरक कार्रवाई थी। दूसरे पक्ष की पूरक कार्रवाई थी जिसको ये अधिकार मिल रहा था, जिसके पास सत्ता जा रही थी, जो सरकार के रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा था, अर्थात यहाँ का वो वयस्क नागरिक या गांव के लोग, उनको क्या करना चाहिए था या उनके स्तर पर क्या तैयारियां होनी चाहिए थी, उनको किस तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए था, और उनके स्तर पर किस तरह के प्रयास की आवश्यकता थी। ये भी एक विचार का विषय है, क्योंकि आज की तारीख में एक बड़ा गैप इसके साथ भी बना हुआ है, तो इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उस चीज को देखा जा सके। तो ये सारी चीजें हैं। मैं अगर कुछ चीजों को सिर्फ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अंत में मैं 2-3 चीजों की तरफ ध्यान आकृष्ट करूंगा, विशेषकर इसको 3 स्तरों पर, 3-4 स्तरों पर देखने की आवश्यकता है। एक तो ये कि जो भारत का संविधान संशोधन हुआ, उस संविधान संशोधन में कहाँ कहाँ वो कमियां रह गई, कहाँ कहाँ गैप्स रह गए, अंतराल और विसंगतियां रह गई, जिसके कारण ये ठीक से इम्प्लीमेंट अभी नहीं हो पा रहा है अपेक्षा के अनुसार, अपेक्षा संविधान की, अपेक्षा राष्ट्र नायकों की, महात्मा गांधी की या जनता की, हम सब की अपेक्षाएं, उन अपेक्षाओं के साथ क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा है, एक विषय है। दूसरा ये है कि उस गैप को दूर करने के लिए संविधान संशोधन की क्या क्या जरूरतें हैं, किस तरह के और संविधान में संशोधन की आवश्यकता है। दूसरे, संविधान संशोधन ही नहीं बल्कि तात्कालिक रूप से
भारत की संसद भी कुछ अधिनियम बना सकती है और इसके लिए कुछ प्रयास हुआ भी है। पेशा कानून एक उसका उदाहरण है, ठीक है, वो ये सही है कि वो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत उसका स्पष्ट निर्देश था, पेशा कानून बना, लेकिन उसके बावजूद भी कई प्रयास हुए हैं। न्याय पंचायतों को लेकर के न्याय पंचायत अधिनियम भी संसद में प्रस्तुत हुआ, वो भी इसी का एक हिस्सा था, क्योंकि न्याय पंचायत की बात राजीव गांधी ने भी उठाई थी जब पार्लियामेंट में उन्होंने 64वां संविधान संशोधन प्रस्तुत किया था। और न्याय पंचायत तो न्याय संस्था के रूप में ही जानी जाती थी, इसलिए वो एक महत्वपूर्ण। तो मेरा ये कहना है कि भारत की संसद भी बहुत सारे अधिनियम पास कर सकती है और उन अधिनियमों के आधार पर राज्य सरकारों को भी बाध्य किया जा सकता है या राज्य सरकारों के लिए वोट किया जा सकता है। इसी तरह कई चीजें हैं जो हो सकता है। और तीसरा ये कि भारत सरकार के स्तर पर और राज्य सरकारों के स्तर पर भी बहुत सारे प्रशासनिक निर्णय लिए जा सकते हैं इसके लिए पूरक कार्यवाही के रूप में, जो प्रकारांतर से ही निकल के आते, लेकिन वो चीजें ली जा सकती हैं। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर कार्रवाई हो सकती है। और अंतिम विषय की सिविल सोसाइटी की क्या भूमिका होनी चाहिए थी, और विशेष करके जब हम ग्राम सभा की बात करते हैं, वार्ड सभाओं की बात आज बहुत तेजी से हो रही है उस दिशा में जाने को। तीसरी सरकार अभियान पिछले 8 वर्षों से लगभग सिविल सोसाइटी के रोल को लेकर और सरकार के क्या रोल हो सकते हैं उसको लेकर के अपने तरीके से कुछ छोटी बहुत कोशिश है। और तीसरी सरकार अभियान तो एक तरह का अभियान है, बहुत सारे सामाजिक संगठन देश के इसके साथ जुड़े हैं और उनके साथ ही मिलकर के यह अभियान एक साथ चल रहा है। तो निश्चित रूप से आज की तारीख में जो चर्चा होगी उसको हम लोग कहीं ना कहीं एंडोर्स कर सकेंगे और उसके आधार पर आगे की कार्यवाही को तय कर सकेंगे। इसी पृष्ठभूमि के साथ राजेश टंडन जी से निवेदन करूंगा कि वो इसकी शुरुआत करें। आदरणीय चंद्रशेखर जी, नमस्कार साथियों। आप सब तीसरी सरकार और पंचायतों के सशक्तिकरण के अभियान से जुड़े हुए हमारे सहयोगी, देश के अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए आप सब साथी, मुझे पता है कि जिस तरह से चंद्रशेखर जी और ये नेटवर्क सक्रिय है उस तरह से शायद ही कोई और सिविल सोसाइटी का नेटवर्क इस समय देश में सक्रिय हो। कुछ हद तक प्रिया जैसे संगठनों और उनके सहयोगियों की भी सक्रियता में कोविड के बाद से थोड़ी सी कमी आ गई है, कोविड के दौरान और कोविड के बाद से। मैं पुराने संदर्भ का विश्लेषण करने के बजाय आने वाले समय में हमारी क्या रणनीति हो सकती है उस पर थोड़े से 2-4 अपनी समझ बताना चाहता हूं। देखिए, कोविड के चलते 3 बातें मुझे स्पष्ट हुई जिस पे बहुत लिखा भी गया है, शोध भी हुआ है, देश में भी हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ है। पहली ये कि देश में उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य के, परिवारों के, लोगों के संरक्षण का काम सबसे अच्छा हुआ जहां पे स्थानीय इकाइयां, पंचायतें, स्थानीय नगर पालिकाएं सशक्त थी, सक्रिय थी और आगे बढ़ के उन्होंने योगदान दिया। और उनके साथ ही जुड़े हुए हैं वो स्थानीय हमारे एनिमेटर जिन्हें हम कहते हैं या सिटीजन लीडर कहते हैं हम लोग, जो ग्राम सभा में सक्रिय हैं, जो सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में सक्रिय हैं। वो कोई बिजनेस नहीं कर रहे, वो कोई ओहदे पे नहीं है, उनको कोई फंडिंग नहीं कर रहा, पर वो अपने तरीके से सक्रिय हैं। और इन 2 इकाइयों की वजह से ही लोगों तक जानकारी पहुंची, उनकी भाषा में पहुंची। 2020 मार्च के बाद स्थानीय स्तर पर उनको खाने पीने का संरक्षण मिला। जिनके जनधन अकाउंट में पैसे चले गए थे उन पैसों को निकालने में मदद करने वाले भी यही लोग थे, क्योंकि पैसे तो अकाउंट में चले गए पर रास्ता बंद है, लॉकआउट चल रहा है। ये सब चीजें हमने देश भर में भी देखी, आप सब लोग उसके बारे में जानते हैं और आप उसमें जुड़े रहे थे। तो पहली चीज तो ये जो कोविड ने सिखाई हमें। दूसरी चीज जो कोविड ने हमें सिखाई
और पता नहीं वो विश्वव्यापी है, कई देशों में इसकी झलक देखने को मिली, हमारे यहाँ तो बड़ी जम के देखने को मिली। वो ये थी कि कितनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में हमारे गांव के लोग अब आसपास के दूर दराज के शहरों में और इंडस्ट्रियल एरियाज में रोजगार के बहाने काम करने गए हुए थे। पर जहां वो गए हुए थे वहां उनको अपना नहीं माना गया, वहां उनको आश्रय नहीं मिला। कोविड का लॉकआउट होते हुए उनके एम्प्लॉयर्स ने उन्हें खदेड़ दिया, तनख्वाह देनी बंद कर दी, जिस घरों में वो रह रहे थे वहां से निकाल दिया गया, और वो वापस बड़ी संख्या में, वो दृश्य बड़े विदारक थे, वो पैदल चल के या किसी तरह बसों में लटक के वो अपने अपने गांव पहुंचे। कहने का मतलब क्या हुआ कि काम वो कहीं भी कर रहे हो, पर सुरक्षा की दृष्टि से गांव ही याद आया। सुरक्षा की दृष्टि से भागने के लिए, वापस लौटने के लिए वो गांव ही आया। और तीसरी चीज ये कि एक बड़ी संख्या में इस समय स्थानीय स्तर पर अपने देश में ये प्रयास हो रहा है कि जहां तक फूड सिक्योरिटी और भोजन का मामला है, पानी की व्यवस्था का मामला है, और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य का मामला है, जो पानी से भी जुड़ा हुआ है और अपने शरीर और दिमाग के संतुलन से भी जुड़ा हुआ है, वो स्थानीय प्रयास मेरी नजर में बड़ी तेजी से आगे बढ़ गए कोविड के बाद, और बढ़ रहे हैं। और इस लोकल एफर्ट्स को, लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को, लोकल सॉल्यूशंस को, जो भी आप उसकी संज्ञा दें, इसको इस समय देश और विश्व के बड़े बड़े अर्थशास्त्री और डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट भी अब मान्यता देने लग गए हैं, क्योंकि कोविड के साथ ही जो पर्यावरण ह्रास का और क्लाइमेट की जो मार पड़ रही है और पड़ती जा रही है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि लोकल समुदाय के स्तर पर ही इन मुद्दों से निपटने का काम लोकल सोच, स्थानीय ज्ञान और संगठनों के आधार पर संभव है। तो इस नजरिए से जब हम देखें तो हमारी स्थानीय स्वशासन की इकाइयां एक महत्वपूर्ण भूमिका की जिम्मेवार बन सकती हैं, जो कि हमारे संविधान या महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की कल्पना से आगे बढ़ गया है। मुझे उसका विशाल स्वरूप देखने को दिखा है। पर ऐसा पिछले 27-30 वर्षों में क्यों ना हो पाया, आप सब लोग उस शक्ति के समीकरण की व्याख्या कर सकते हैं। पर मैं ये बात बताना चाहता हूं कि देखिए, इन 27 वर्षों में, इन 30 वर्षों में देश के अर्थव्यवस्था और देश के समाज का स्वरूप भी तेजी से बदल गया है। वो लोग जो कोविड के दौरान गांव लौट के आए, और जिन लोगों को गांव में हमने देखा कि पंचायतों ने उन्हें संरक्षण दिया, भोजन दिया, क्वारंटाइन सेंटर बनाए, स्कूलों में, पंचायत भवनों में कितने जगह बने, उन लोगों को बाहर पुनः काम के तलाश में जाने की जरूरत भी पड़ी। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समय ये सभी अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि देश में ग्रामीण अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है, पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण खेती का, जिसे हम एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज कहते हैं, उसका जो है वो कम हो गया है। वो पूरे जीडीपी में एग्रीकल्चर तो 17-18% ही रह गया है, पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी वो 50% से कम है। बाकी ग्रामीण स्तर की अर्थव्यवस्था पे मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है और सर्विसेज भी बढ़ गई हैं। कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपने आप में इंटीग्रेटेड होती जा रही है, और जब हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, तो
अर्थ यह है कि छोटी छोटी इकाइयां उत्पादन में लगी हुई हैं और छोटे छोटे एक तरह से बिजनेस जो हैं वो सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, जो संभवतः इस कोविड के बाद ज्यादा स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देने लगा है, वो यह है कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक पूरक के रूप में, एक इंटीग्रेटेड रूप में देखें, मात्र उसको एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री तक ही सीमित करके ना देखें। तो इसका यह अर्थ हुआ कि पंचायतों की वो भूमिका जो कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, पंचायतों का वो रोल जो स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को भी साथ में लाए, वो एक तरह से पंचायतों को 73वें संशोधन से भी आगे मेरी नजर में लोकल सेल्फ गवर्नेंस की इकाई मानता है। और एक बहुत बड़ा इलाका वो आज के हमारे मानक दंडों में ना शहरी है ना ग्रामीण है, उनके बीच का बन गया है। ये सिर्फ दिल्ली और आगरा का या दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच के हाईवे की बात नहीं है। अर्थव्यवस्था अगर गांव की मजबूत हो रही है तो उस अर्थव्यवस्था में बड़े बड़े गांव, छोटे छोटे शहर, नगर पंचायतें, वो सब जुड़ जाती है। तो एक व्यापक रूप जिसको कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस की इकाइयों के माध्यम से ही आगे बढ़ाया जा सकता है और उसमें उनकी आर्थिक व्यावसायिक भूमिका को महत्व देने की है। वो भूमिका अगर वो निभा सके, उसके लिए वो एनकरेजमेंट, फैसिलिटेशन, मोबिलाइजेशन कर सकें, तो वो आने वाले समय में उनकी भूमिका को भी मजबूत करेगी और उन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट भी आएगा तो लोकल इकाइयों के सोच और समझ से आएगा। आज जीपीडीपी की जितनी भी व्यवस्था बन रही है वो सिर्फ दिल्ली से चले हुए कार्यक्रमों को चलाने की व्यवस्था बन रही है। कैसी बन रही है तो आप जानते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैं उस व्यवस्था के बियॉन्ड आगे एक इमेजिन कर रहा हूं, एक ऐसी व्यवस्था की जिसमें स्थानीय आर्थिक सामाजिक विकास की पूरी जिम्मेदारी ये लोकल इकाइयां लें और लोकल इकाइयों में ग्राम पंचायत और जिसे हम ब्लॉक समिति वगैरह कहते हैं उनके बीच का सामंजस्य बहुत महत्वपूर्ण है, तभी वो अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस नजरिए से आने वाले समय में पंचायतों की, लोकल इकाइयों की, लोकल सेल्फ गवर्नेंस की यूनिट्स की पैरवी करें तो संभवतः इनकी व्यापक भूमिका को और समाज के और राजनीतिक दलों के और प्रशासनिक इकाइयों के लोग भी सहयोग कर सकें। अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा करी G20 के चलते कि इंडिया इज मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। और अगर लोकतंत्र की माँ यहाँ पे हैं तो माँ तो जमीन से ही शुरू होती है ना। खाना पीना, दूध, ये सब तो जमीन से ही आता है। तो जमीनी व्यवस्था, जमीनी ढांचे, जमीनी इकाइयां अगर सुदृढ़ हो जाएं तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो पूरे विश्व में एक मॉडल, एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। आदरणीय टंडन जी ने जिन चीजों की तरफ उन्होंने कहा कि 73वें संविधान संशोधन से अब आगे देखने की आवश्यकता है, इससे और आगे भी चलने की आवश्यकता है। आश्रयदाता के रूप में गांव रहा उस संकट के समय में, और इसीलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति उन्होंने बहुत विशेष रूप से फोकस किया, जोर दिया और उसे एक पूरक के रूप में आगे ले जाने की बात कही। जीपीडीपी निश्चित रूप से सरकारी कार्यक्रमों को ही चलाने का एक आधार बन गई है और अपने मूल उत्स से या मूल लक्ष्य से अभी कोसों दूर खड़ी है निश्चित रूप से जो लोग हैं। और लोकतंत्र की माँ यहाँ है, जिसकी तरफ प्रधानमंत्री ने कहा है
कि ये डेमोक्रेसी की मदरलैंड है, ये मातृभूमि है, और वो मातृभूमि को एक नए सिरे से समझने और उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अब निवेदन करूंगा आदरणीय शरद चंद्र बेहर जी से, उनके बाद मित्रों को मेरा नमस्कार। राजेश जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और भविष्य की ओर किस तरह की संभावनाएं हैं उन पर उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम लोगों के सामने पेश की हैं। मुझे लगता है उस पर विचार करके आगे का रास्ता तय करते समय उनको सबको शामिल करना हम सब लोगों का कर्तव्य होगा, जो लोग पंचायत में कुछ न कुछ करना चाहते हैं। मैं एक तरह से विचार पत्र में जिन मुद्दों को उठाया गया है, जिन समस्याओं को इस 27 साल में क्यों वो नहीं हो पाया जो हम लोग करना चाहते थे, या जो मंशा थी, जो गांधी जी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और बहुत सारे लोग जो पंचायतों की बात करते हैं, लोगों की सशक्तिकरण की बात करते हैं, वो क्यों नहीं हो पाया। उसका कुछ विश्लेषण करूंगा, उसमें अपने आप कहीं नहीं कहीं कुछ आगे के लिए रास्ता भी हो जाएगा। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ये व्यवस्था अपने पास आई और यहाँ जो नाम है उस नाम के संबंध में भी मैं एक तरह संवाद करना चाहता हूँ, तीसरी सरकार। मैं समझता हूँ ये जो तीसरी सरकार है वहीं बुनियादी दोष छिपा हुआ है। डेमोक्रेसी का अनुवाद हम लोकतंत्र कर देते हैं, वास्तव में डेमोक्रेसी का अनुवाद है लोक सत्ता या जन सत्ता। मराठी में इस्तेमाल होता है क्योंकि तंत्र नहीं है, सत्ता है। अंग्रेजी में ग्रीक जहां से आया है डेमोक्रेसी, वहां सत्ता का मामला है। ब्यूरोक्रेसी कहते हैं तो ब्यूरो के सत्ते का मामला है। तो मैं कुल मिलाकर कहना चाहता हूँ लोक सत्ता, और लोक सत्ता वही है, लोगों की सत्ता पहले है। आप संविधान को भी देखें तो संविधान में सॉवरेंटी किसकी है? सॉवरेंटी जनता की है। वो पार्लियामेंट को किसी सीमा तक देते हैं। तो एक तरह से मान के चलना चाहिए कि ये पहली सरकार है, तीसरी सरकार नहीं है। जब तक इस बात को हम नहीं समझेंगे तब तक ये मामला चलता रहेगा कि वो देने वाले हैं, हम लेने वाले, और वो दे नहीं पा रहे हैं, ऐसा ऐसा कानून बना दिया, इसलिए दिक्कत है। पर इसके पीछे एक इतिहास, और वो इतिहास एक तरह से ब्रिटिश सरकार से शुरू होती है और उसके पहले की बात बहुत अलग थी। देखिए, पता नहीं जो लोग भी इतिहास की बारीकी देखते हैं वो जानते होंगे कि ब्रिटिश सरकार के आने के पहले जो भी राजा महाराजा, जो भी सरकारें होती थी, वो ग्रामीण समाज को या समाज को पूरी तरह छोड़ देती थी अपनी सत्ता के लिए, अपनी तरह से उसका व्यवस्था करने के लिए। कभी उसमें वो हस्तक्षेप नहीं करती थी। ब्रिटिश सरकार के आने के बाद ही गांवों में हस्तक्षेप हुआ। उसके पहले गांवों से ज्यादा जो होता था वो रेवेन्यू लेना है और इसलिए कि फौज करना है, और वो भी जो सूबेदार वगैरह है वो लोग करते रहते। तो ये जो समाज और सरकार के बीच अंतर था, ब्रिटिश सरकार के आने के बीच समाज और सरकार का अंतर मिटने लगा, और सरकार जो है धीरे धीरे समाज पर हावी होने लगी, और गांव में जाकर जो मालगुजारों और सबके जरिए जिस तरह का हस्तक्षेप या पेनिट्रेशन, हिंदी में क्या कहूंगा, पेनिट्रेशन समझ सकते हैं सब लोग, वहां पहुंच सरकार की होने लगी जो पहले नहीं थी। वो एक बहुत बुनियादी समस्या रही है, और उसकी वजह से हुआ क्या है कि ब्रिटिश सरकार के आने के बाद हमने मान लिया कि पहली सरकार दिल्ली में है, दूसरी सरकार राज्यों में है, और तीसरी सरकार हमारी। जबकि जब लोक सत्ता आई तो सच में उसका मतलब होना था पहली सरकार हम है, जो बदलना था ब्रिटिश सरकार के आने के बाद। पहली सत्ता हम है, दूसरी सत्ता
बीच में है और तीसरी सत्ता केंद्र में है। और अभी मैं चाहता हूं उसको यदि हम समझेंगे तब बात बनेगी। अर्थात हमारे पास वो अधिकार हैं इस डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में, अवधारणा में ही, पर उसको पाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए अधिकार कभी अपने आप नहीं मिलता है, अधिकार लड़ने से मिलता है, अधिकार दान करने से नहीं मिलता है, अधिकार दान से नहीं आता है, अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हों, पंचायत के लोग हों, और कई जगह हुआ है, पंचायतों का संगठन हुआ है, उन्होंने अपने अधिकारों के लिए बातचीत की है। मध्य प्रदेश में बहुत से उदाहरण है, पर मैं बताना नहीं चाहूंगा। तो कुल मिला के कहने की बात है कि हम ऐसी स्थिति में जो भी आगे करेंगे उसमें कहीं ना कहीं इस बात को देखना पड़ेगा कि विभिन्न संघर्ष का मतलब आप जानते हैं, कोई एक तरीका नहीं, सब शांतिपूर्ण संघर्ष की बात कर रहा हूँ, कई विभिन्न तरीकों से हमको करना पड़ेगा। अब मैं दूसरे हिस्से में आना चाहता हूं, और दूसरा हिस्सा है संविधान बनाते समय ही, जो प्राण जी ने शुरुआत में कही थी, बनाते ही समय क्या कमियां रह गई। नंबर 1, उसमें ग्राम सभा को बहुत ही कमजोर रखा गया है। मैं उसको जब जब बार बार पढ़ता हूं तो मुझे लगता है ग्राम सभा पोस्ट स्क्रिप्ट है, सोचने के बाद धीरे से लाया गया। नहीं तो ग्राम सभा को सारा अधिकार देना, और गांव के स्तर पर तो पंचायत नाम की चीज की जरूरत ही नहीं थी, ग्राम सभा जो कमेटी बना दे, जो कर दे, काम करना चाहिए था। एक तो उसमें दिक्कत ये, दूसरी दिक्कत ये है कि जो 2 और तरीके बना दिए गए, जिला पंचायत और इंटरमीडिएट, इन तीनों के बीच के संबंधों को कोई सही तरह से नहीं रखा गया है। और मैंने देखा है बहुत राज्यों में, मेरा अनुभव है कि जो मध्य में है उसका बहुत समस्याएं हैं, और तीनों के बीच के रिश्तों की भी समस्याएं हैं। तीसरी बड़ी भारी बात ये हो गई है कि हमने ऐसा संवैधानिक संशोधन किया जिसमें हौज में पानी तो बहुत डाल दिया, लेकिन उसके नीचे नल भी कई बना दिए, जब चाहो निकाल दो। उदाहरणार्थ, जिन क्षेत्रों में अधिकार दिया जाएगा वो लिख तो दिया गया, लेकिन सरकार को अधिकार दिया गया, राज्य सरकार को, कि उन क्षेत्रों में क्या अधिकार दें। होना ये चाहिए था कि जिस तरह से केंद्रीय सरकार के लिए एक लिस्ट बनी है, राज्य सरकारों के लिए एक लिस्ट बनी है, वैसी पंचायत व्यवस्था में क्या दिया जाएगा उसकी लिस्ट बन जाती थी, जिसमें बदलने का अधिकार राज्य सरकारों को नहीं होना। जब तक आप अलग से लिस्ट न बना दें, आप यदि 2, मेरी राय में 3 स्तर तो होना ही चाहिए, लेकिन 3 स्तर भी रखते हैं, 3 स्तरों के बीच का संबंध और तीनों में क्या क्या अधिकार दिया जाएगा वो स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार, आपने थोड़ी सी मेरे संबंध में बताया था, मध्य प्रदेश सरकार में जब मैं था तो मैंने एक बड़ी कोशिशें की और खूब अधिकार दिलवा दी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जहां लगने लगा कि राज्य की सत्ता को कम हो रहा है और वहां ज्यादा अधिकार होता जा रहा है, तो धीरे धीरे हर साल थोड़ा बहुत अधिकार कम करते गए, और उसके बाद संभवतः अब अधिकार बहुत ही कम रह गया है पंचायतों को। तो इसलिए सरकार को अधिकार देना सही नहीं था। तीसरी बात संविधान की जो है, आप न्याय पंचायतों की बात कर रहे थे प्राण जी, मैं हमेशा मानता हूं सरकार यदि आप कह रहे हैं तो सरकार के तीनों अंग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और न्यायपालिका। ये क्या सरकार बना दी गई है जो केवल एग्जीक्यूटिव है, न उसको आपने अधिकार दिया है जुडिशियरी का, ना आपने उसको अधिकार दिया है लेजिस्लेचर का। तो जब तक आप तीनों अंगों के अधिकार नहीं देंगे तो आप उसको सरकार मत कहिए। इसीलिए वो डेवलपमेंट एजेंट बन के रह गया है। अभी जो पंचायतें हैं वो मुख्य से विकास का काम कर पाते हैं। तो ये तीसरी बात है जो उसमें मेरी तरफ से कमी रह गई है, जिसमें परिवर्तन करने की जरूरत है। और चौथी बात है, फाइनेंस कमीशन के जरिए कुछ इंतजाम तो किया गया है, लेकिन टैक्सेशन के संबंध में जो लिखा गया है कि अधिकार दिया जाएगा, उसमें
जो लोग अनुभव करते हैं, देखा मैंने गांव-गांव में जाके देखा, आप सब लोग भी जानते हैं, मुझसे शायद ज्यादा ही जानते होंगे कि गांव में टैक्सेशन की कितनी गुंजाइश है, किन बातों में टैक्सेशन की गुंजाइश है। और ये अलग मुद्दा है कि चूंकि लोग प्रतिनिधि और व्यक्ति साथ रहते हैं वहां, इसलिए टैक्सेशन भी बड़ी मुश्किल से करते हैं। तो फाइनेंस के संबंध में जो इंतजाम किया गया है फाइनेंस कमीशन के जरिए, उसको कुछ अधिक और पुष्ट करने की वहां जरूरत थी। एक दूसरी बात पर भी मैं महत्वपूर्ण ध्यान दिलाना चाहूंगा। जब मैं समाज और सरकार दोनों की अलग अलग बात कर रहा था इतिहास में, वो है कि पता नहीं मैंने न जाने कितने राज्यों में जहां जहां मुझे बुलाया जाता है जाके बात की और देखा है। दो काम बताए गए हैं पंचायतों की, प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग फॉर सोशल जस्टिस, आर्थिक विकास के लिए और सामाजिक न्याय के लिए। मैंने कहीं नहीं देखा है कि सामाजिक न्याय के लिए कुछ काम किया जा रहा। सब लोग ये मानकर चलते हैं कि वो तो डेवलपमेंट का काम करेंगे, इसीलिए मैंने कहा ना, स्वयं से पुराने जमाने के स्वयं से संस्थाओं जैसे डेवलपमेंट काम का एजेंट बन गए हैं। सरकार से जो पैसा मिलता है उससे डेवलपमेंट करने का काम, डेवलपमेंट, सड़क बना दो, घर बनवा दो, फला कर दो, करते रहते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय के संबंध में कुछ नहीं करते, क्योंकि उसका कारण है वहां जो अंतर्विरोध है। आखिर समाज अभी भी लोकतांत्रिक समाज नहीं है, अभी भी शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और अन्य दलितों, अन्य लोगों की दिक्कत वहां है। अभी भी औरतों का स्थान समानता का नहीं है। और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, इन मामलों से भी आप जानते हैं कि इनको जब रिजर्वेशन दिया भी गया है तो ज्यादातर जगह अध्ययनों ने बताया है और अनुभव ने भी बताया है। कहने के लिए तो उन्होंने आपने महिला को रख दिया, पर क्या है, जो सच में सरपंच बनने का, सच में जिला पंचायत अध्यक्ष बनने की भूमिका निभाते हैं पति, सरपंच पति वगैरह कहलाने लगते हैं, और उसके खिलाफ बहुत कहा जा रहा है, लेकिन है परिस्थिति। मतलब ये है कि सामाजिक न्याय का काम जो दिया गया है, जो ज्यादा महत्वपूर्ण काम है, वो नहीं हो रहा है, इसलिए कि सामाजिक न्याय का जो मामला है वो वहां के समाज से जुड़ा हुआ है। और जहां आप सामाजिक न्याय की तरफ काम करेंगे, मतलब आप वहां आपस में दिक्कतों को पैदा करेंगे। तो इसलिए कहीं न कहीं इस बात को समझने की जरूरत है। पंचायत का जो दूसरा महत्वपूर्ण काम सामाजिक न्याय का है, उसको लाने के लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए किस तरह के अधिकारों और किस तरह की आंदोलन या व्यवस्था की जरूरत है। और आखिरी और फाइनल बात मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम आगे चलकर कुछ करना चाहते हैं तो सिविल सोसाइटी, जिसका जिक्र राणा जी ने किया था, सिविल सोसाइटी के ऊपर काफी भरोसा करना पड़ेगा। प्रिया की संस्थाओं को तो बहुत सारे लोगों को जानता हूं मैं, पर मैं और बहुत सारी संस्थाओं को जानता हूं जहां जहां उन्होंने पंचायतों को सशक्त करने का काम किया है, उन कुछ पंचायतों में, उन कुछ जगहों में काफी अच्छा काम हुआ है। आज की सीमाओं के बावजूद उन्होंने तो, राजेश जी ने बहुत ही बढ़िया जिक्र किया उस जमाने का, जिस जमाने में कोविड था, लेकिन मैंने देखा है कोविड हो या ना हो, कोविड संभावनाओं को तो कुछ बहुत बढ़िया उसने उजागर किया, पर कोविड ना हो उस जमाने में भी पंचायत कितना अधिक से अधिक बढ़िया काम कर सकती है। वो जहां जहां सिविल सोसाइटी उनसे जुड़ती रही है वहां होता रहा है। उसमें एक बात है जरूर हम लोगों ने नजर आई, हम लोगों को आई है, और वो संविधान की कमी नहीं है, वो सरकारी व्यवस्था में जो राणा जी बार बार कह रहे थे, बात की क्या क्या कार्रवाई की जानी चाहिए थी, नहीं की गई। जो कार्रवाई शायद सरकार को करनी चाहिए थी वो है ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बीच जो मामला है उसको बदलने का। देखिए दिक्कत क्या है, चाहे ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो या बीच का पंचायत, अलग अलग जगह अलग अलग नाम कहलाता है वो, मिडिल लेवल पंचायत,
तीनों में अंततः काम तो आप कराते हैं सरकारी कर्मचारियों से, और सरकारी कर्मचारी की आपने बड़ी ही दुविधापूर्ण स्थिति रख दी। यदि जिला पंचायत का व्यक्ति जो अधिकारी है, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, उसको पंचायत की तरफ जिम्मेदारी है, लेकिन उसको देख रेख करने वाला असली जिम्मेदारी उसकी हो जाती है उसके ऊपर जो संयुक्त संचालक महोदय हैं। जब तक आप पंचायत का अलग कैडर नहीं बनाते काम जो पूरी तरह से जिला पंचायत के कंट्रोल में, नियंत्रण में हो, अधीनस्थ हो, तब तक आप सफलता से रोज का काम और अच्छा काम नहीं करवा सकते, क्योंकि उस अधिकारी की दोहरी जिम्मेदारी होती है और उसको दिक्कत भी होती है, और यदि बहुत ईमानदारी से जिला पंचायत का काम भी करना चाहे तो भी उसको करने में बहुत अड़चन होती है। तो आप सरकार को क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव को, करने वालों को तो अभी भी आप केंद्रोन्मुखी बना के रखा है आपने, राज्य को मैं केंद्र मानता हूँ, केंद्रोन्मुखी बना रखा है आपने। हॉरिजॉन्टल जो रिलेशनशिप होना चाहिए उसको बहुत वीक रखा है, इसलिए उसको भी परिवर्तन करने की जरूरत है। कुल मिला के शुरुआत की थी वहां से मैं आप खत्म कर दिया। संघर्ष, जब तक आप इन सब बातों को लेकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, सिविल सोसाइटी वाले, पंचायत वाले और हम सब लोग जो दोनों में भी ना हो और साथ हैं, जब तक इसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, बीच बीच में ऐसी, माफ करिएगा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और बीच बीच में इन बैठकों और इन सेमिनार से काम नहीं चलेगा। एक लगातार एडवोकेसी और संघर्ष करने की जरूरत है ताकि पंचायत अधिक सफलता से काम कर सके। आप लोगों ने मुझे बहुत धन्यवाद। निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय आलोक सिन्हा साहब से। चंद्रशेखर जी और आज के इस राष्ट्रीय विमर्श में उपस्थित सभी सम्मानित जनों को मेरा नमस्कार। मैं कोई बहुत ज्यादा पंचायत से रिलेटेड बहुत ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि अगर हमें जो देश की प्रमुख समस्याएं हैं, मैं तो उत्तर प्रदेश का काडर का था, लेकिन मुझे लगता था देश की अगर प्रमुख समस्याओं का हमें निवारण करना है, चाहे वो आर्थिक लेवल की समस्या हो या बाकी समस्याएं हो, तो उसका जो हल है वो हमें गाँव में उसको ढूंढना पड़ेगा। और मेरा ये मानना था कि गांव की जो समस्याएं हैं, गांव वालों की जो समस्याएं हैं, उसका हल गांव के लेवल पे होना चाहिए, गांव के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम अक्सर देखते थे कि गांव के लोग अपनी समस्याओं को लेकर के कभी मुख्यमंत्री आवास पर, कभी डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के यहाँ घूमते रहते हैं और सालों साल तक उनकी समस्याएं नहीं होती। अगर आप समस्याओं के मूल में जाएंगे देखेंगे बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, तो अननेसेसरीली जो एक ह्यूमन एफर्ट है वो वेस्ट होती है, और जो उसके कारण सामाजिक तनाव बढ़ता है वो तो बढ़ता ही है। तो ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, को लेकर के मैंने एक विचार विमर्श करके एक पेपर अपने मन से लिखा और मैंने वो शेयर भी किया था चंद्रशेखर जी से। तो बेसिकली आइडिया महात्मा गांधी जी के आइडिया से शुरू हुआ था, जिन्होंने बहुत पहले ये कहा था कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया लाइज इन द विलेजेस, मतलब भारत का भविष्य जो है वो गांव में ही रहता है, और गांव को जो है उन्होंने कहा था कि एक कंप्लीट रिपब्लिक माना जाना चाहिए। उसके बाद में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, करंट प्रधानमंत्री जी, उन्होंने भी कहा है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी शहरों और गाँवों की खाई बढ़ती जा रही है, और जो सुविधाएं शहरों में उपलब्ध हैं गाँव भी उनका हकदार है, और ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए जिससे कि इसको हम लोग पा सकें। इसी को देखते हुए मैंने कुछ अपने लेवल पे कुछ विचार विमर्श के दौरान कुछ चीजें लिखी। उसमें जो आर्थिक विकास की बात की है शरद बिहार जी ने, और बाकी सामाजिक समरसता की बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा जो पंचायती राज है उसको कहीं ना कहीं रूरल या विलेज डेवलपमेंट से जोड़ करके देखा जाना चाहिए। तो उसके लिए आवश्यक ये है कि हमारा विजन क्या है रूरल डेवलपमेंट का। हम विलेज डेवलपमेंट की जब बात करते हैं तो क्या हम ये बात करते हैं कि कुछ मकान बन जाए, कुछ खड़ंजे लग जाएं, या हम चाहते हैं कि गांव के लोग की जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस हैं उनको भी हम किसी प्रकार से फुलफिल कर सकें और उनको इतना एम्पावर कर सकें कि वो अपनी समस्याओं का खुद अंत कर सकें। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे रूरल और विलेज डेवलपमेंट की एक परिकल्पना या विजन होना चाहिए। उसमें ये भी होना चाहिए कि जो डिलीवरी मैकेनिज्म है, अभी जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सारे राज्यों में एक जैसा ही है। जो स्कीमें हैं वो बाहर से बन के आती हैं, उसको कुछ लेवल पे कुछ राज्यों ने कुछ हद तक अपनी पंचायतों को एम्पावर किया है, उनके माध्यम से होती हैं। बाकी जगह पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, सीडीओ, इन सब के माध्यम से उनको किया जाता है। और
कितना असरदार है वो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जरूरत यह है कि डिलीवरी मैकेनिज्म ऐसा हो जिसमें कि गांव के लोग खुद ही अपने बारे में निर्णय लेकर के उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, जिससे कि वो सब अपना कर सकें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो शरद बिहार जी ने कही वो थी गांव के काडर के बारे में, और मेरा ये बहुत स्ट्रांग मानना है कि जब तक जो ब्यूरोक्रेसी है, गांव के लेवल की ब्यूरोक्रेसी पंचायत के अंडर में नहीं होगी, तब तक हम लोग जिस प्रकार का व्यवस्था चाहते हैं पंचायत की, वो व्यवस्था होना बहुत मुश्किल है। और मेरा तो यही मानना है कि जो गांव का काडर हो वो भी लोकल होना चाहिए, उसका भी रिक्रूटमेंट सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि वो लोकल ही लोग हों, जिससे कि उनको उनकी जवाबदेही सीधे सीधे गांव की पंचायत के प्रति हुई, बट गांव सभा और गांव के बाकी लोगों के प्रति भी उनकी जवाबदेही हो। इसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाया जा सकता है। और जो 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 गांव की पंचायतों में के अधिकार देने की बात है, आप बेसिकली अगर आप देखें, लोग या तो शहरों में रहते हैं या गांव में रहते हैं, तो जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको जो सबसे ऊपर जो पहली बॉडी उनके ऊपर आती है वो गांव सभा आती है। तो जो बाकी इंटरमीडिएट बॉडीज हैं, चाहे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हो, चाहे जिला परिषद हो, उनके यहाँ सीधे सीधे कोई नहीं रहता। उनके भी जो जुरिसडिक्शन में लोग हैं वो भी गाँव में ही रहते हैं। तो जो गाँव के से रिलेटेड समस्याएं हैं, जो कि व्यक्तिगत लोगों की समस्याएं हैं, उसका निवारण गांव सभा के लेवल पे ही हो सकता है। जो कई सारे गांव सभाओं को लेकर के समस्या है या कई ब्लॉकों के लिए समस्या है, उसके लिए भले ही हम हायर लेवल पे जाएं, लेकिन सबसे जो मूल लेवल है, जो सबसे बेसिक लेवल है, वो गांव सभा ही है, और उसी को सबसे ज्यादा एम्पावर की जाने की आवश्यकता है। यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि स्टेट्स के लेवल पे या केंद्र के लेवल पे पार्लियामेंट है या लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, ग्राम सभा एक बड़ी ही स्पेशल चीज है। ग्राम पंचायतें जो हैं उसमें हम बहुत ज्यादा उसको ब्यूरोक्रेटिक सेटअप नहीं दे सकते। तो उसके लिए जो वहाँ के जो इलेक्टेड लोग होंगे, वो इलेक्टेड कम एग्जीक्यूटिव टाइप के लोगों को हमें चयन करना पड़ेगा, जिससे कि उन्हीं के पास में पावर हो और उन्हीं के पास में वो इलेक्टेड भी हो। तो इस प्रकार की व्यवस्था, जैसे कहीं कहीं विदेशों में व्यवस्था है कि जो मेयर होते हैं उनके पास में एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था ग्राम पंचायतों में की जा सकती है, जहाँ पे ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान और जो उनकी डिफरेंट कमेटीज हैं, उनके पास इतनी पावर हो। जो एजुकेशन कमेटी है वो एजुकेशन का काम देखे, जो रूरल डेवलपमेंट की कमेटी है वो रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड स्कीम देखे, जो सिविक कम्युनिटीज कमेटी है वो सिविक कम्युनिटीज कमेटी देखे, और उसमें जो चयन भी हो वो इस प्रकार से हो कि उससे उस विषय से संबंधित लोग ही चयन। जैसे एजुकेशन कमेटी है तो एजुकेशन कमेटी के लिए जो मेंबर का चयन हो वो इस प्रकार से चयन हो कि उसको लोगों को पहले से मालूम हो कि एजुकेशन कमेटी के मेंबर का चयन होने वाला है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पहले तो ग्राम मेंबर्स का चयन कर लेते हैं, उसके बाद उसमें से किसी को चुन लेते हैं जो एजुकेशन कमेटी देखेगा या बाकी कमेटी देखेगा। तो ये इस प्रकार से ये मतलब इसका ये हुआ कि मिनिस्टर विद पोर्टफोलियो का चयन शुरू में ही जनता के द्वारा किया जाए। तो उसमें ये होगा कि लोगों को मालूम होगा कि ये व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए खड़ा हो रहा है, जो ग्राम की पोस्ट है, जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होगी, उसके लिए जो खड़ा हो रहा है उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। और ऐसा नहीं होगा कि बाद में इन एलिजिबल आदमी आ जाए। तो व्यवस्था हमें करनी इस प्रकार की होगी कि जो ग्राम की समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन होगा। जैसे काडर की बात हुई है, जैसे ये बात हुई है कि जो वहाँ के मेंबर्स हों उनके पास में एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हों। रूरल प्लानिंग, जैसे टाउन प्लानिंग होती है, वैसे रूरल प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हम लोग जैसे गांव की साफ सफाई की बात करते हैं तो वो एक बहुत ही अछूता टाइप का एक विषय रह जाता है कि जो गांव की गलियां, सड़कें, पानी, बाकी चीजें कैसे प्लान हो। तो एक रूरल प्लानिंग, अगर हमें गांव का जो सिविक कम्युनिटीज का स्तर अगर सुधारना है तो रूरल प्लानिंग का भी हमें एक बिंदु देखना पड़ेगा, और उसके वो प्लान बन करके उसके अकॉर्डिंगली ही हमारी ग्राम पंचायत आगे बढ़े। इस प्रकार के हमें अधिकार ग्राम पंचायतों को देने होंगे, और इसी प्रकार से रिसोर्सेज भी ग्राम पंचायतों को देने की आवश्यकता होगी। तो और एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का। पहले हमारे उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतें हुआ करती थी, लेकिन मुझे लगता है इतनी हमें न्याय पंचायतें जो कि पूरा का पूरा जजमेंट सुना सके इसकी शायद आवश्यकता ना हो। जो आर्बिट्रेशन एंड रिकॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 है, उसमें जो सारे चीफ जस्टिसेज और केंद्र के लेवल पे जो विचार विमर्श हुआ था, उसमें यही कहा गया था कि हमें कोर्ट के ऊपर जो दबाव है उसको कम से कम करना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था ग्राम पंचायतों के लेवल पे की जा सकती है कि उसमें आर्बिट्रेशन टाइप की एक कमेटी बना दी जाए, जो आर्बिट्रेशन कमेटी लोगों को बैठा के पंचायत करे, और उस पंचायत का जो निर्णय हो वो कोर्ट के अंदर, जो डिफरेंट कोर्ट चल रहे हैं, जिस लेवल का कोर्ट है उस कोर्ट के अंदर उस एग्रीमेंट को फैसले के रूप में स्वीकार किया जा सके।
तो एक तो होगा कि फैसले में कोर्ट की मोहर भी लग जाएगी और जो डिस्प्यूट है वो गांव के लेवल पे सॉल्व भी हो जाएगा। क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि छोटे छोटे डिस्प्यूट है, मेड़ का डिस्प्यूट है, पानी का डिस्प्यूट है, वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ते हैं और फिर लौट के आकर के फिर भी उनका डिस्प्यूट बरकरार रहता है। जबकि अगर आपसी समझ से और आपसी विचार विमर्श से अगर इस तरह की समस्याओं को दूर किया जा सके तो बहुत आसानी से समस्याएं दूर हो सकती है। लेकिन उसको एक फॉर्मल अमली जामा पहनाने की आवश्यकता है और उसके लिए अगर एक आर्बिट्रेशन टाइप का एक फोरम या एग्रीमेंट टाइप का फोरम अगर ग्राम पंचायत के लेवल पे हो सके तो ये चीजें हो जाए, संभव हो सकती हैं। अब ये चीजें क्यों नहीं हो पा रही हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जैसे मैंने बताया कि अल्टीमेटली लोग तो गाँव में ही रहते हैं और गाँव में जो लोग हैं उनके ऊपर जो पावर एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं वो उसमें ब्यूरोक्रेटिक लोग भी हैं, उसमें लेजिस्लेटिव लोग भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कि उनके ऊपर डिफरेंट तरीके से पावर एक्सरसाइज करते हैं। अगर ये सारी की सारी पावर ग्राम पंचायतों को दे दी जाएगी तो बहुत बड़ा तबका एक जो आज पॉलिटिक्स में लगा हुआ है उनके पास में कोई काम करने को नहीं रह जाएगा और उनके लिए बड़ा लगता है कि यार बड़ा बोरिंग सा काम है कि हम लेजिस्लेचर में बैठ करके काम करें और सीधे सीधे हमारे पास में कोई हमारे पास समस्या सुलझाने के लिए ना आए, हमारी पूछ ना करे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल विल एक होती है जिसके कारण ग्राम पंचायतों को कभी कभी अधिकार देने की कोशिश की जाती है लेकिन वो आधे अधूरे प्रयास ही रह जाते हैं। क्योंकि उसका कारण यही लगता है कि पावर एक्सरसाइज कौन करे ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और अगर ग्राम पंचायत के लेवल पे पावर चली जाएगी तो एक बहुत ही, मैं कहूँगा बहुत ही मायोपिक व्यू है। क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे डेमोक्रेटिकली ट्रेंड होंगे, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे तो ज्यादा हमारी देश की एक तरफ डेमोक्रेसी तो मजबूत होगी, साथ में इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इससे। अगर गांव के लोगों को शहर के लिए पलायन ना करना पड़े, अगर गांव अपने आप में इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, गांव में रहने सहने का स्तर ऊंचा हो जाए, गांव में रिक्रिएशन के साधन हो जाए तो कोई कारण नहीं है कि लोग शहर में जाए, बल्कि शहर के लोग कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे समय के लिए वो गांव में जाकर के गांव के माहौल का आनंद ले सकें। तो इसलिए गांव को मजबूत करना, गांव को सशक्त करना, गांव को डेमोक्रेटिकली मजबूत करना, इकोनॉमिकली मजबूत करना, ये जहां तक जो विजन की बात है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माताओं की विजन की बात है, वो तो अपनी जगह पे है ही, लेकिन ये देश की बहुत बड़ी आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन कर रहा हूं आदरणीय मीनाक्षी सुंदरम जी से, जो एक तरह से हम लोगों को मुख्य रूप से संबोधित करेंगे। आदरणीय मीनाक्षी सुंदरम जी। Talk to you for just 5 minutes. I am grateful to Chandrasekhar Pranji for giving me an opportunity to look at what happened 30 years ago. Exactly on this day, 30 years ago, I was sitting in the official gallery of the Lok Sabha, listening to all the speeches made on the Constitution Amendment, and then briefing the Prime Minister on the reply which he has to make. Now, there are two things which the then Prime Minister said, which I thought I will recollect once again. He was telling us, we are talking about decentralization, which means what works in Kashmir will not work in Kanyakumari, what works in Kutch will not work in Khasi Hills. We have to think of different states, and what is good for a state, the state should decide. Now, my first point is, we should not get worried that in some parts of the country, Panchayat Raj is doing very well. In some other parts, it is not doing very well. It is all right. India is a large country. At some point of time, some states will do very well. Some states will not do very well. We should not lose heart. We should not feel bad. Now, currently, in the south, in the east, in the west, the decentralization program is going very strong. In some parts of central India, it may not be all that good, but still we have to continue, we have to fight, we have to make the people realize decentralization is the best solution for them. That is the first point I want to make. Please do not lose heart, and a day will come where decentralization will become a reality throughout the country. The second point, which Narasimha Rao said, was the Constitution amendment which we had brought in is not the best amendment. You may please remember, at the time when the Constitution amendment came, there was no majority government. The government was in a minority. It has got to carry all the political parties together to get what is possible
as the constitution amendment. I fully agree with Sarath Chandra Biharji. There are certain points which we wanted to add, like Gram Sabha, giving importance to Gram Sabha, giving the linkages between different panchayats, and we also wanted to have a panchayat list. But all this could not be done purely because it was very difficult for us to get all these things through all the political parties whom we have to get their support. Now, here, this is the time where perhaps we can think of getting the amendments through, provided the government of the day is willing to do that. Now, one point which I want to mention, see, we run a federal government. Federal government means there is a central government, there is a state government, there is a local government. I agree, local government should be the first government, not the third government, but it should be the first tier. I am in agreement with you on that. Now, the point is, of these three, there is something very special in the constitution. We have a central list, we have a state list. Now, in the state list, local government is a subject under the state list. Strictly speaking, in a federal system, we should have three separate tiers. The concept of having local government in the state list is itself wrong. But unfortunately, when we wrote the constitution in 1950, there was no talk of panchayats. We did not bring panchayats into the constitution. Therefore, the local government came in as a part of the state. So in the state list, we have put the local government. What we need to do now is to get the local governments out of the state list, and it should become an independent thing by itself. The constitution should have three tiers: center, state, and the local government. There will be a central list, there will be a state list, there will be a panchayat list or the local government list, which will say what are the powers of the local government, what are the subjects which they must handle. This is what perhaps, to answer the point made by Chandrasekhar Paran in the beginning, what amendment we need to do for the constitution still further. I will say the best amendment will be to treat the local governments on par with the state and the center, instead of saying the local government is a subject under the state list. So this is the first thing which we need to do. And the Nyaya Panchayat also, we attempted to start with in Karnataka, which we could not do it also even now. It is true that among the three tiers, we should also think of decentralization in the judiciary, which means Nyaya Panchayat. Now, I have a couple of things to mention. One is, we would like the Gram Panchayats to be organs of governance and not of development. If you want the Gram Panchayat to be a local self-government, we should give them some regulatory powers also. Why should a person go to a panchayat? If he has got something to get from the panchayat, he will go there. Now, why not we give the basic minimum things like giving a birth certificate, death certificate, marriage certificate, caste certificate, all these small things. Why we cannot empower the panchayat themselves to do it? So that people will go to the panchayat, they will talk to the pradhan, they will get something done from them. We need to do the basic minimum things to be delivered by the panchayat so that people will go to the panchayat. Now in Kerala, I find this happening. The other states also should ensure that panchayat becomes a regular part of the governance. Now, one other thing which I want to mention is the Gram Sabha. It is true that we could not give great importance to Gram Sabha in the Constitution Amendment. It is time that we give it now. We have to see that the Gram Sabhas meet. That provides a forum for social audit. It provides a forum for transparency, accountability of the local panchayat persons. I think we need to concentrate on that. Now, one other thing which I want to mention is the social justice part. In the Constitution Amendment, the panchayat is expected to plan and implement programs for economic development and social justice. Unfortunately, we have not done much in social justice. That is the area where we should concentrate now. Particularly the scheduled caste, scheduled tribe, other backward castes, and also the gender. We need to see that something is done through the panchayats. Otherwise, the purpose of creating the panchayats
may not be served. The last point I want to mention is how to get this done. See, one is we need to have civil society organizations talking about this. We need to get the bureaucracy as well as the politicians into this. We need to tell them that by having the panchayats, you are not losing your power. You are only getting one more organ to get your job done. So somehow we have to get this into the minds of the politicians to a large extent and to the bureaucracy. That is where the civil society organizations and people like the Tisri Sarkar Abhiyan should concentrate on. And probably planning will be the best way to get into this system. We must start with plans below the Gram Panchayat, then the Gram Panchayat plan. Development should be in the hands of the people. They will plan for the development and untied funds must be made available to them. All this can be done without bringing any further amendment. If the state government so chooses as of today, we can do it. But the best solution will be to make the local government as good as the state and the center by taking it out of the state list. That's what I wanted to say. Thank you very much. I hope whatever I told, Mr. Pran will be able to translate. Thank you. चीजों को उठाया है मीनाक्षी सुंदरम जी ने, बहुत ही महत्वपूर्ण। पहले तो उन्होंने ये बताया था कि किन परिस्थितियों में यह संविधान बना था। बता रहे थे ना कि उस समय सरकार का जितना बहुमत होना था या जितना दबाव था दूसरे और सबका, उन परिस्थितियों में, और प्रधानमंत्री का खुद मानना था कि जो एक बेहतर संविधान संशोधन हो सकता है, शायद वो अभी संभव नहीं हो पा रहा है। उनका इन परिस्थितियों में ये हुआ था ये सारी चीजें। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये फेडरल गवर्नमेंट होने के कारण एक संघ सरकार है, मतलब ये एक संघात्मक शासन व्यवस्था है इस देश की, और संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र सरकार है जिसको संघ सरकार कहा जाता है, और दूसरी तरफ फिर राज्य सरकार है। जो 1950 में संविधान बना और जो इनके कार्यों का बंटवारा हुआ, इनके जिम्मेदारियों का बंटवारा हुआ, उसमें ये पंचायत, जिसको लोकल गवर्नमेंट उस समय कहा गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में संबोधित किया गया, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट राज्य की सूची में शामिल रहा था। और राज्य की सूची में शामिल होने के कारण उनका ये कहना था कि वो जो उसको 29 सब्जेक्ट के अधिकार थे वो राज्यों के ही अधीन थे और राज्यों के आधार पर ही दिए जा सकते थे। फेडरल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है उसमें शायद ये प्रासंगिक नहीं हो सकता था उस समय, मतलब वो संवैधानिक तत्काल के संवैधानिक स्थितियों पर। सत्ता का विकेंद्रीकरण मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का भी था कि पावर को डिसेंट्रलाइज करना है, कैसे उसको सत्ता को विकेंद्रित किया जाए। तो उस सत्ता के विकेंद्रीकरण की जो कोशिशें हो सकती हैं उस समय उसको दृष्टि में रख करके ये चीजें की गई थी। और चूंकि सत्ता को विकेंद्रित करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था जो उस समय थी और विशेषकर 7वीं अनुसूची के, उसमें वो अधिकार राज्यों के देने की, राज्यों के ऊपर ही छोड़ना था कि राज्य के विधानमंडल इस चीज को करें। उन्होंने मुख्य रूप से जो और दूसरी चीजें लाई, और इसीलिए उनका अंत में जो सबसे बड़ा एक संस्तुति या कहिए कि सुझाव था कि कैसे हम राज्य की सूची से उसको अलग कर सके। मतलब वो जो पंचायत राज्य की सूची है, बल्कि माना कि 3 सरकारें, जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, जिसको जो पंचायत सरकार है या नगर पालिका सरकार है, जो बाद में नगर पालिका भी शामिल हुई, तो इसको कैसे हम बराबर का दर्जा दें और तीनों सरकारों का एक उनकी जो कहें उनकी सत्ता या उनकी व्यवस्था अपने आप में हो, इस पर उनका ज्यादा जोर रहा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही थी ग्राम सभा को लेकर के, निश्चित रूप से उस पर भी उन्होंने जोर किया और ये माना कि ग्राम पंचायत का जो काम है न्याय पंचायत के साथ जोड़ते हुए कि न्याय पंचायत जब तक सरकार के तीनों अंग नहीं होते वो सरकार कहने का कोई औचित्य नहीं बनता। इसलिए न्याय पंचायत तो बहुत जरूरी है ग्राम पंचायत के साथ पंचायती राज व्यवस्था में। और उनका कहा कि सिर्फ पंचायत इसलिए नहीं है कि उसको डेवलपमेंट है तब पंचायत का कोई मतलब, जब तक उसको रेगुलेटरी पावर ना दिया जा सके, अर्थात उसको जिसको कहते हैं गवर्नेंस का पावर, एक शासन चलाने का पावर और शासन के अधिकार नहीं मिलते तब तक उसका कोई मायने नहीं होता। सिर्फ विकास
की एजेंसी बना के रख देने से कोई उसका अर्थ नहीं निकलता। निश्चित रूप से उस दिशा में इसको जाने की बहुत आवश्यकता उन्होंने बताई है। सोशल जस्टिस का सवाल, ग्राम सभा का सवाल, ये सारी चीजें उन्होंने अपने में जोड़ते हुए, जो अभी और भी वक्ताओं ने कहा, उन्होंने अपने विचार रखे और मुख्य रूप से जिस चीज पर जोर दिया वो यही जोर दिया कि इसे कैसे हम एक स्वतंत्र रूप में लोकल गवर्नमेंट को खड़ा कर सकते हैं, और इसके लिए सिविल सोसाइटी का जो रोल हो सकता है उस पर निश्चित रूप से उन्होंने बड़ी उम्मीदें जगाई है, और वो खुद सिविल सोसाइटी के रूप में पूरे देश में काम कर रहे हैं। दक्षिण भारत में उनका काम बहुत ही उल्लेखनीय है। मैं उनके प्रति आभारी हूं विशेष रूप से कि आपके जो विचार आए और जो दिशा दी वो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। या फिर कुछ साथी कुछ कहना चाहते हैं तो अनम्यूट होकर के अपनी बात को कह सकते हैं। नागेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं। नागेंद्र प्रसाद सिंह जी बोलिए। मैं नागेंद्र प्रसाद सिंह, किस राज्य से हैं नागेंद्र? सीतामढ़ी, बिहार। बिहार से। बैठकों में मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला था और काफी अच्छा लगा। तीसरी सरकार का ये जो कार्यक्रम प्राण जी जैसे सफल नेतृत्व में ये संपादित हो रहा है, उस समय जो बिहार पिछली बैठक में बिहार के जो कुछ साथी लोग जुटे थे, लेकिन आगे कोऑर्डिनेशन का काम नहीं हो पाया। हमारा अनुरोध ये है जी कि और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश वगैरह में तो कार्यक्रम तीसरी सरकार का या दूसरे राज्यों में बहुत तेज गति से चल रहा है, लेकिन प्राण जी से अनुरोध है कि मैंने बिहार के 1, 2, 3 जिलों में भी नमूना के तौर पर 2, 4, 5 पंचायतों में या एक ब्लॉक में कोई एक छोटी सी इकाई मान करके उसको नोडल मान करके कार्यक्रम को चलाने के लिए कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए। बहुत अच्छा है। साथी कुछ इससे जुड़ा हुआ, इस विषय से जुड़ा हुआ अपना विचार रखना चाहते हैं या कोई सवाल है उनके मन में? एक्चुअली हमारा उधर प्रधान का पंचायत में कुछ पावर नहीं, पावरलेस है सब। आपको पता होगा 20-25 साल से एक ही गवर्नमेंट है और कैसे भी चल रहा है स्टेट, आपको तो पता होगा थोड़ा बहुत उड़ीसा का बारे में। कुछ है ही नहीं। इलेक्शन होता है, उसका पावर वही इलेक्शन तक ही है बस हमारा प्रधान का, और कुछ है ही नहीं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कैसे क्या करे, शुरुआत कैसे करे, जो गवर्नमेंट को थोड़ा इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करे गवर्नमेंट। जी बताता हूँ। अच्छा सवाल किया आपने। आप पंचायत स्तर पर काम कर रहे हैं कि जिला पंचायत? और जी नहीं, मैं जिला, एक्चुअली मैं सोशल वर्कर हूँ, मेरा एक एनजीओ है। समझ गया। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ हमारी एक ही जिले का थोड़ा इसी बारे में थोड़ा अवगत कराऊं सब लोगों को एक साथ जुटा के, मतलब जितना पंचायत। मेरा अनुरोध होगा कि एक तरह से एक संगठन पहले यदि बन सके आप लोगों का, जी, वो भी जिला पंचायत के अध्यक्ष या जिला पंचायत या मध्यस्थ पंचायत या ग्राम पंचायत जो भी हो, एक तरह से संगठन थोड़ा सा बने और उस संगठन उसके लिए बार बार बातचीत करे, मांग करे तो बात बन सकती है। दूसरा है कि हमारे जैसे लोग को बुला सकते हैं जिन लोगों ने इसमें काम किया। मीनाक्षी अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि जाके आपके अधिकारियों से, आपके मुख्यमंत्री से डेलीगेशन जाके मिले और कहे कि अन्य राज्यों का ये हाल है, उससे बड़े लाभ हुए हैं और इस तरह का यहाँ किया जाए। अर्थात एडवोकेसी है ना, मैं अंग्रेजी में कह दूंगा, उच्च स्तर पर एडवोकेसी, और आप लोगों के स्तर पर एक संगठन के जरिए बार बार डिमांड करना। ये दोनों बातें साथ साथ करेंगे तो जरूर कुछ तो आगे बढ़ेगा, मामला कदमों में बढ़ेगा, एकदम से भले ही ना हो, पर 2-4 कुछ अधिकार मिलेंगे, फिर अगले कदम में और कुछ बढ़ेगा, वगैरह। टाइम तो लगेगा। तो ठीक है, अच्छा लगा। तो ये कैसा थोड़ा सा हमको मदद चाहिए आप लोगों से। जरूर, आप जब चाहेंगे मैं आके मदद करूंगा। ठीक है सर। बहुत अच्छा रमेश जी। किसी का और कोई अपना सवाल रखना चाहे कोई साथी? जी सज्जाद बोल रहे हैं, प्राण जी, रांची झारखंड से। हाँ सज्जाद जी, मैं अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाह रहा था प्लेटफॉर्म के माध्यम से। बोलिए सज्जाद जी। जैसे कोविड की जो परिस्थिति उत्पन्न हुई ना, जिसमें गांव ही ग्रामीण क्षेत्र का एक तरह से हम कहें कि अंतिम विकल्प के रूप में पुनर्उदय हुआ है, और इस पुनर्उदय में हमारी पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
स्थानीय इकाइयों को सशक्त करने, स्थानीय मुद्दों को सशक्त करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। पहली तो ये कहना चाह रहे थे। दूसरा ये कह रहे थे कि पंचायतों का जो विशाल स्वरूप है, इसमें न सिर्फ राजनीतिक प्रतिबद्धता और जो ये न सिर्फ राजनीतिक प्रतिबद्धता और संरक्षण की आवश्यकता है, बल्कि हमको सामाजिक स्तर पर भी एक जन आंदोलन की आवश्यकता है, जो पूरे जो शक्ति का स्वरूप है, जिसको हम इंग्लिश में पावर डायनेमिक्स कहते हैं, पावर डायनेमिक्स को पूरे को परिवर्तन के लिए, उसमें चीजों को प्रभावी बनाने के लिए कहीं ना कहीं एक जन आंदोलन की आवश्यकता है, जिसमें आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। धन्यवाद। और तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं का विस्तार है या आर्थिक गतिविधियों को सशक्त करने का जो माध्यम है, इसमें हमको कहीं ना कहीं पंचायतों की भूमिका को प्रभावी रूप से देखने के लिए न सिर्फ कोष कर्मी काम कार्य को प्रभावी रूप से न सिर्फ सरकार के स्तर पे, अभिशासन के स्तर पे, शासन के स्तर पे प्रत्यायोजन की ही आवश्यकता है, बल्कि कहीं ना कहीं कुछ चीजों को हमें प्रकटीकरण, कुछ चीजों को डेमोन्स्ट्रेट करके लोगों को बताने की आवश्यकता है कि भाई ये संभावनाएं हैं। कुछ पंचायतों ने केरला में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में कुछ पंचायतों ने बहुत ही प्रभावी रूप से चीजों को डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो कहीं ना कहीं उन चीजों को भी और विस्तार के साथ करने की आवश्यकता है। और चौथी बात जो मैं कहना चाह रहा था कि पंचायतों के शिल्पकारों ने जो ग्राम सभा के साथ जो पंचायत की त्रिस्तरीय व्यवस्था को बनाया, उसमें कहीं ना कहीं एक जैविक सहबद्धता है, और वो जैविक सहबद्धता अगर हम कहीं तोड़ देते हैं, वो ऑर्गेनिक लिंकेजेस, तो उसमें वो रेजिलेंस, वो जीवटता, वो जैविकता, वो महत्ता नहीं रह पाती है। तो कहीं ना कहीं हमें ये जो जैविक सहबद्धता है, जो ऑर्गेनिक लिंकेजेस है बिटवीन दिस 4 इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, उनको भी कहीं ना कहीं हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एड्रेस करें, तो कहीं ना कहीं हम एक प्रभावी रूप से जो स्थानीय स्वशासन के बिंदु है, मुद्दे हैं, उनको कहीं ना कहीं एड्रेस कर पाएंगे। चौथी चीज जो कहते हैं, कई स्पीकरों ने, कई हमारे माननीय, मैं राजेश टंडन सर के साथ मुझे काम करने का भी अवसर मिला था, मैं प्रिया में पहले काम करता था, तो जो एक बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही एक जो पहलू बहुत इंपॉर्टेंट जो है, एक सामाजिक इतिहास इसका साक्षी है कि जो सामाजिक स्तर पर परिवर्तन होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं समाज के स्तर पर गतिविधियों का संपादन, समाज के स्तर पर अगुवाई, समाज के स्तर पर हस्तक्षेप, सामाजिक स्तर पे पहलकदमी की आवश्यकता होती है, जिसमें पंचायती राज संस्थाएं जो बिल्कुल स्थानीय स्तर पे क्रियाशील हैं, कार्यरत हैं, उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस ओर भी हमें एक देखने की आवश्यकता है। और जो सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय के जो अनछुए मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं वो अगर हम पंचायतों के माध्यम से जाएं, तो जो इसके दूरगामी प्रभाव सामाजिक स्तर पे पड़ते हैं, लोगों के आर्थिक इस परिस्थिति भी पड़ती है कि सामाजिक न्याय, छोटे छोटे न्यायिक मामलों के लिए भी हम दौड़ते रहते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं हमारा सामाजिक प्रभाव पड़ता है, उसके हमारी आर्थिक प्रभाव पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को हम पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से एड्रेस करके, पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से उनको हम बड़े विचार विमर्श के पटल पे लाके, वैश्विक पटल पे लाके, राष्ट्रीय स्तर के विचार विमर्श, बहुत अच्छा सज्जाद साहब, बहुत अच्छे विचार आपके हैं, में लाके हम कहीं ना कहीं इसको एक जो इसको धार बनाना है, इसको जो प्रभावी स्वरूप देना है, जो इसके स्वरूप में एक जो हम कहते हैं कि ग्लोबल का गांव से जो लिंकेजेस करने की जो पृष्ठभूमि है, उसके लिए जो आवश्यकता है, उसको कहीं ना कहीं हम इस तरह के प्लेटफॉर्म से, इस तरह के चीजों से कहीं ना कहीं प्रभावी बना सकते हैं। धन्यवाद समय देने के लिए प्राण साहब। बहुत अच्छा। मैं देख रहा हूं कि आदरणीय अरुण जी हमारे बीच में हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें। और अभी शुक्रिया चंद्रशेखर जी, आपने इस प्लेटफॉर्म को, इस तारीख को याद किया, और 22/12/22 जो है इम्पोर्टेंट तारीख है। 29 साल खत्म हो जाएंगे इस पीरियड में, तो 3 दशकों की उपलब्धि है ये पंचायत समाज को, पंचायत इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करने के लिए।
और सबकी अलग अलग जर्नी रही है, अलग अलग स्टेट की अलग अलग जर्नी रही है, अलग अलग पंचायतों की अलग अलग जर्नी रही है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग जर्नी रही है। तो 3 दशक निकल गए। 7 दशकों में से पहले 4 दशक तो बना नहीं था, उसके बाद जब बना तो उसके बाद भी 3 दशक निकल गए। अभी 3 दशकों में जो प्रगति है वो कुछ सदर्न स्टेट्स में तो बहुत अच्छी रही। केरला में जैसे हम देखते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छी रही प्रगति इस मामले में, और जो जिस ढंग से उसका एक चित्रण किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस चित्रण का इम्प्लीमेंटेशन भी उसी ढंग से विजय आनंद जी के थ्रू और मैनी अदर पीपल जो रेड्डी साहब हैं या उन्होंने उसको बहुत अच्छा उस चित्रण को उतारा। उससे जो एम्पावरमेंट मिला, जो डेवलपमेंट का शक्ति बनी जो वार्ड मेंबर से और सरपंचों से, वो हमें नॉर्थ में दिखने को नहीं मिला। तो जितने भी नॉर्थ के स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तो ये संभव कुछ नॉलेज की कमी से या किसी भी कारण की कमी से हम फाइनल तो ब्लेम पॉलिटिकल सिस्टम को करते हैं, पर हमें पॉलिटिकल सिस्टम छोड़ के हमें देखना चाहिए कि हमारे अंदर झांक के देखना चाहिए कि हम में कितनी कमियां हैं जो हम उसको नहीं आगे बढ़ा पाए, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज मिली हैं। तो एक तो मैं प्राण जी को और उपमा जी हैं इस फोरम में, योगेश जी हैं, तो इन्होंने एक वार्ड मेंबर लेवल पे जो एक मूवमेंट शुरू किया, वहां से अगर एजुकेशन शुरू करी कि वार्ड में मेंबर मीटिंग हो और वार्ड कैसे मीटिंग करे, और वार्ड में अगर एक स्मॉल ग्रुप में चेंज आता है तो इस ग्राम सभा में बदलाव आता है। तो वो एक्सपेरिमेंट बनवासी सेवा आश्रम में जो सोनभद्र में है या बैतूल में जो एक्सपेरिमेंट है, वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं। प्राण जी, आपकी जो ट्रेनिंग रही उनके साथ, उनको बताने के लिए कि कैसे उनको अपनी मतलब वेकिंग हनुमान इन देमसेल्फ ना, कि मैं हनुमान, तुम हनुमान हो, तुम्हारे में शक्ति है। तो वार्ड मेंबर के जो हनुमान है उसको जगाना आपका जो काम रहा है वो बहुत बड़ा काम है। वहां से बदलाव आज शुरू होगा। तो जब हम पिछले महीने बनवासी सेवाश्रम में बैठे हुए थे, वर्कशॉप में बातचीत हो रही थी, तो उसमें यही निकल के आया कि करप्शन है। ऊपर से तो हमेशा निकलता है कि करप्शन है, ब्लॉक पे करप्शन है, बीडीओ करप्शन है, पर जब हमने उन ग्राम पंचायत लीडर से सुना कि करप्शन तो थी, एक बार हम गए और किसी ने हमसे 1 लाख रुपए मांगे, हमें कुछ अप्रूवल चाहिए थी, तो वीडियो ने कोई व्यक्ति ने 1 लाख रुपए मांगे और उन्होंने सरपंच आके वापस आके उन्होंने ग्राम सभा में बातचीत करी कि हमें तो 1 लाख रुपए मांग रहे हैं इस काम को करवाने के लिए। तो ग्राम सभा सब इकट्ठी हो गई और सब पहुंच गए उस व्यक्ति के पास और कहा कि आप इसकी रिसीट दे दो, हमें आप 1 लाख रुपए तो ले लो बट इसकी रिसीट दे दो। उसी दिन वो सारी चीजें अप्रूव हो गई। तो एक शक्ति जो है, व्यक्ति की शक्ति जो है, वो हम देखने को एक्सपीरियंस मिला। तो बहुत ही खुशी हुई प्राण जी, ये जो आपने एजुकेशन दिया सबके साथ, जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में, तो जो मेरे से पहले सज्जद जी बोल रहे थे कि सरपंचों को हम एक रोल मॉडलिंग दिखाएं, कोई अच्छे विलेज जहाँ पे बदलाव आया है उनको, तो सीइंग इज बिलीविंग, कि जब तक वो देखेंगे नहीं, जब तक वो बिलीव नहीं करेंगे कि बदलाव आ सकता है। हम हमेशा किसी दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे कि पॉलिटिक्स बहुत है, करप्शन बहुत है, ये सबके सेल्फ इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, तो हम किसी दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे जब तक हम आपस में बैठ के पंचायत में, सरपंच में बैठ के डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे ही झारखंड में सज्जद जी जैसे सिद्धार्थ त्रिपाठी जी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपको शायद पता होगा कि वो जागृति जो है वो समाज में, कम्युनिटी में लेके आ रहे हैं। छोटी कम्युनिटी में 50 परिवारों में एक जागृति ला रहे हैं जहाँ पे बदलाव शुरू होता है, और वो बदलाव से पूरा गांव में जब एक सफाई रहती है, बीमारी कम हो जाती है। तो वो उनका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि पहले तो अपने घर के आसपास सफाई रख लो। जब घर के अंदर सफाई झाड़ू लगा सकते हो, तो घर के बाहर भी अगर 100 फुट और झाड़ू लगा लो तो गांव की सफाई हो जाएगी। जिस दिन सफाई हो जाएगी, मच्छर कम हो जाएंगे, मच्छर कम हो जाएंगे, बीमारी कम हो जाएगी। तो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके जो उन्होंने काम किया, उसके बाद ग्राम सभा को बिल्ड किया, और फिर ग्राम सभा ने डिसीजन लेने शुरू करे, वो डिसीजन परमानेंट हो गए। तो इस संस्था को दोनों तरफ से करना होगा कि एक ऊपर से नीचे जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, और दूसरा जो कम्युनिटी
इन्वॉल्वमेंट है और कम्युनिटी एंगेजमेंट है, दोनों को हमें साथ लेके चलना होगा, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। जब दोनों फोर्सेस मिलेंगी, पुश और पुल मिलेगा, तो हमारा बदलाव संभव है और बहुत अच्छी तरह संभव है। मतलब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि बदलाव बहुत फास्ट आ सकता है, क्योंकि सारे व्यक्ति जो पैदा होते हैं वो ईमानदारी के लिए होते हैं। सिर्फ 2% लोग होते हैं जिनकी जो जब वो बड़े होते हैं तब कुछ उनका सेल्फ इंटरेस्ट है या करप्शन है, वो तो सिस्टम उनको उस ढंग से बदलाव कर देता है। और जैसे ही हम उनकी जागृति करें, उनके सोच की जागृति करें, तो जैसे ही हम दर्शन बदलेंगे उनका, तो ज्ञान बदलेगा, और ज्ञान बदलेंगे तो चारित्र बदलेगा। तो हमारा जो काम है इस फोरम का, जो सब लोग इकट्ठे हुए, इसमें हम ये है कि हम दर्शन बदलेंगे तो उनकी सोच बदलें, दर्शन बदलें। हम उसको बोलते हैं डिजाइन थिंकिंग बोलते हैं। हम एक शहरी भाषा में उसको हम डिजाइन थिंकिंग बोलेंगे, गांव की भाषा में उसको दर्शन बोलेंगे, कि उनका जो लेंस है देखने का, दुनिया को देखने का जो लेंस है, जैसे ही वो बदलेगा कि शक्ति हमारे पास है, शक्ति सामूहिक शक्ति है, जो सामूहिक और सामुदायिक शक्ति जो हमारे पास है, वो बदलाव का कारण बने। और उसके ऊपर फिर हम एजुकेट करेंगे जो वार्ड मेंबर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं उसके क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, कैसे ग्राम सभा होगी, कैसे वार्ड सभा होगी, और वार्ड सभा में प्लानिंग कैसे होगी, प्लानिंग का रिव्यू कैसे करेंगे, एजुकेशन कमेटी कैसे काम करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी कैसे काम करेंगी। अगर वो सब कमेटियां अपने अपने काम करना शुरू कर दें, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पंचायत डिजाइन की गई है आज से, वो सारा बदलाव संभव है। और मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है कि जो आज प्राण जी आपने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी, आई थिंक ये हमें बहुत रेगुलरली हमें इसका कुछ शेप देनी होगी, जो छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाएं, जहाँ 20-20 लोग महीने में एक बार बातचीत करें, उनके अपने अपने एक्सपेरिमेंट शेयर करें। एक 20 या 40 के ऊपर एक कोई व्यक्ति हो जो एक जूम कॉल कर पाए, जो अच्छा सरपंच हो किसी गांव का, वो उनके साथ 20 के साथ मिलके या 40 के साथ मिलके करें। तो अगर हम 20-20 लोगों के 100 ग्रुप बनाएंगे तो 2000 सरपंच बदलाव में आएंगे। और पर ये प्रोसेस जो है वो 12 महीने तक चलेगा या 24 महीने तक चलेगा, क्योंकि बदलाव आने के लिए हमें लंबा समय चाहिए। सोच की बदलाव एक मीटिंग से नहीं होता, सोच का बदलाव आने के लिए हमें कम से कम 2-3 साल लग जाते हैं। और रेगुलरली उस चीजों को हम वही आपस में जो उनके डाउट्स हैं वो क्लैरिफाई हों, आपस में मिलें। अगर वो कमिट करें कि हर पहले शनिवार को सब लोग मिलेंगे या पहले रविवार को सब लोग मिलेंगे, तो अपनी अपनी जूम कॉल कर सकते हैं, और कितने एक के बाद एक ग्रुप बनते जाएं। तीसरी सरकार ग्रुप 1, तीसरी सरकार ग्रुप दूसरा, तो तीसरी सरकार TS1, TS2, TS3 आपके जो ग्रुप बनते रहें, और एक ग्रुप में कोई एक जिसने पंचायत में बदलाव लाया है वो उस ग्रुप को फैसिलिटेट करे, जो प्रश्न को आंसर कर पाए। पर वो मंथली करें, मतलब कोई भी चीज करें वो रेगुलर करें, सिस्टमेटिक तरीके से करें, जिसमें कि वो जो भी बदलाव आ रहे हैं, छोटे छोटे बदलाव आ रहे हैं, उनको हम सेलिब्रेट करें। तो ये मंथली सेलिब्रेशन प्लेटफॉर्म हो सकता है, जहाँ पे हम मंथली सेलिब्रेट करें कि 20 लोगों ने जो भी बदलाव किए, सरपंचों ने या वार्ड मेंबर ने, वो उसमें शेयर करें। तो यही सुझाव रहेगा मेरा। पर बहुत अच्छा है कि आपने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया, और ये सेशन रेगुलरली चलता रहे। थैंक यू। बहुत बहुत 2 चीजों पर फोकस किया आप लोगों ने देखा, और उसकी चर्चा भी नहीं हुई। हम लोग तो सीधे उन्होंने वार्ड सदस्य और वार्ड सभा की बात की। वास्तव में इस समय तीसरी सरकार अभियान, मिशन समृद्धि, इंडिया पंचायत फाउंडेशन और जो स्थानीय स्तर के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, एक पूरा समूह बना है पूरे देश में। जिन राज्यों में, कई राज्यों में, जैसा भी उन्होंने उदाहरण दिया कुछ जगह का, वहां पर पंचायत के इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं उन पर फोकस किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि आप सबको पता है जो यहाँ संदर्भ व्यक्ति हैं और जो अलग अलग राज्यों से हैं, कि लगभग 12 राज्य ऐसे हैं देश में जहां पर वार्ड सभाओं का प्रावधान हो गया है। राजस्थान उसमें अग्रणी रहा है। वार्ड सभाओं के प्रावधान हुए हैं और उनको वो सारे अधिकार उस राज्य में मिलते हैं जो ग्राम सभा को जो दायित्व और जो प्राधिकार है, तो उसको बड़ा फोकस किया जा रहा है। अब तो धीरे धीरे भारत सरकार भी उस समय उस तरफ सोचने लगी है। तो ये काम उत्तर प्रदेश में, बैतूल, मध्य प्रदेश में
महाराष्ट्र में कई जगह पे बड़े सघन रूप से किया गया और उसके परिणाम भी दिखाई पड़ रहे हैं। जिस बनवासी सेवा आश्रम की चर्चा कर रहे हैं, बैतूल की चर्चा कर रहे हैं, वहां पर वार्ड सभाएं रेगुलर रूप से हो रही हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में वार्ड सभा का तो प्रावधान भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वार्ड सभाएं हो रही हैं, वहां पर निर्णय हो रहे हैं और वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। तो इस तरह बहुत सारी इस तरह की नई कोशिशें हो रही हैं, जिसकी तरफ अभी अरुण जैन जी ने संकेत किया। दूसरी तरफ उन्होंने जो एक दूसरी महत्वपूर्ण बात की कि ये जो विमर्श है, ये जो चर्चा है, ये रेगुलर रूप से होने लगे और इसके लिए छोटे छोटे समूह बनाए जाएं, 20 से 40 लोगों के समूह, और ये कम से कम मंथली हर समूह चर्चा करे, तो शायद एक विचार का और सोच का, जैसे अभी कह रहे थे कि उसकी बड़ी आवश्यकता है, वो बड़ी तेजी से फैल सकती है। तो निश्चित रूप से ये दो चीजें और इसके पहले जो सुझाव आए, इसमें शामिल करना बहुत जरूरी है। जो चर्चाएं हुई और जो चर्चाओं के निष्कर्ष निकले, अब उसको मैं बहुत आगे नहीं ले जाऊंगा, लेकिन 2-3 चीजें की तरफ जरूर ध्यान आकृष्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ बहुत बिग लोग हैं, इसलिए वास्तव में जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग भारत का बना था, और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए। उसमें जो अभी शरद चंद्र जी ने जिन सुझावों को दिया, प्रकारांतर से वो सुझाव भी उसमें शामिल थे, और उन्होंने बहुत, अभी शरद चंद्र जी ने तो बहुत व्याख्या के साथ उसकी बात कही, लेकिन सांकेतिक रूप में उन्होंने शामिल किए थे। कुछ 2-3 चीजें और थीं जो शायद शामिल करने का, एक तो था कि सेल्फ गवर्नमेंट को आज तक परिभाषित ही नहीं किया गया, जो बार बार जो मीनाक्षी सुंदरम जी ने भी जिस सवाल को उठाया कि हम तीसरी सरकार, और जो सब जगह भी उठता रहा कि जब हमने सेल्फ गवर्नमेंट कहा तो सेल्फ गवर्नमेंट के मायने क्या होंगे, ये आज तक स्पष्ट नहीं है। इसको सेल्फ गवर्नमेंट को विकास की एजेंसी कोई समझता है, राज्य सरकार अपना निकाय समझती है, मतलब अलग अलग तरह से जैसा लोगों ने समझा है सेल्फ गवर्नमेंट को, उस तरह से प्रयोग किया है। तो इसलिए इसको परिभाषित होना संवैधानिक तरीके से बहुत आवश्यक है। ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर कई बातें आई थी। दूसरा, मुझे याद है कि बाकायदा जो 283 जी है, जिसमें वो प्राधिकार और दायित्व देने की बात की गई है, उसका एक क्या सही रूप होना चाहिए, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने उसको ड्राफ्ट किया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ये जो कहा गया है कि राज्य का विधानमंडल विधि बना करके आवश्यकता के अनुरूप दे सकेगा, उसको कैसे बेहतर तरीके से ड्राफ्ट किया है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने, और उसने अपनी संस्तुति की है बाकायदा कि वहां पर इस तरह की शब्दावलियां प्रयोग की जाए। अगर वो प्रयोग होती हैं तो शायद बाध्यता हो जाएगी राज्य सरकारों की, और उसमें वो होगा, ये होगा। दूसरा, तीसरी बात जो आई थी, जो जम्मू कश्मीर ने किया, जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों जो बहुत अच्छे प्रयोग के रूप में आया, वो यह है लोकपालों की नियुक्ति की गई है पंचायतों के लिए। विशेष करके पंचायत में लोकपाल, पंचायत के जो शिकायतें हैं वो शिकायतें सीधे लोकपाल को जाएंगी, और लोकपाल ही किसी सरपंच के खिलाफ या उसके होगा। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी का बीच का था कि अपने ढंग से उसको संचालित करती थी, उसको रोका जा सकता है। तो ये एक चीज आई थी। और अंत में आया था राष्ट्रीय आयोग बनाने का, जिसकी बात अभी मेरे ख्याल से मीनाक्षी सुंदरम जी भी उठाए और दूसरे लोगों ने भी सवाल को उठाया कि ये जो त्रिस्तरीय, ये जो राज्य और पंचायत, सेल्फ गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, सेल्फ गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के संबंधों को बीच बीच में समीक्षा करने के लिए और उसको एक तरह से गाइड करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए। क्योंकि केंद्र और राज्य के संबंधों को व्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय आयोग है। अगर उन दो सरकारों के बीच में राष्ट्रीय आयोग है तो ये जो सेल्फ गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इसके लिए भी एक राष्ट्रीय आयोग की जरूरत है। और ये मैंने देखा था कई राज्य के जो राज्य वित्त आयोग हैं उनकी संस्तुतियों में ये चीज भी शामिल रही है। तो ये जो कुछ नए मुद्दे निकल करके आए, वार्ड सभा का मुद्दा, वार्ड सदस्यों का मुद्दा, और ये तो शायद ये सब मिला करके एक नया रास्ता बनता है संवैधानिक दृष्टि से। और जमीनी स्तर पर जो प्रयास है उसके लिए बहुत सुझाव आए, अरुण जी ने और सभी लोगों ने दिया। मेरे ख्याल से अब इस चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं सिद्धार्थ जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात कहे, फिर हम लोग समापन की ओर चलें। सिद्धार्थ जी। बहुत अच्छी चर्चा हुई। एक्ट के इनेक्टमेंट के समय जो लोग
इससे जुड़े हुए थे, उनकी बातों को सुन करके ये जानकारी हो पाई कि जो बहुत कमियां हम लोग जो अभी सेवा में हैं रोज देखते हैं, कई बार मन में आता है कि क्यों नहीं इनको तभी ठीक कर दिया गया। तो मीनाक्षी सुंदरम सर ने बताया कि कोएलिशन की जो पुल्स एंड प्रेशर्स हैं, संभवतः उनकी वजह से जो आइडियल खाका उन लोगों के मन में रहा होगा वो परिणाम के तौर पे हम लोगों को नहीं दिख पाया। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे प्रश्न भी, जैसे हमारे एक सहयोगी उड़ीसा से उन्होंने पूछा और उसका जवाब भी देने का प्रयास शरद सर के द्वारा किया गया। मैं जमीन पे जो काम करने का हम लोगों का अनुभव है उसको देखते हुए जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि हमको इस मोड में काम नहीं करना चाहिए कि जब तक 9 मन तेल नहीं होगा तब तक राधा नहीं नाचेंगे। हमें वहीं से शुरू करना चाहिए किसी भी राज्य के हों जहां पे आज हम हैं। अगर आपके यहाँ कुछ विषय पंचायतों को दिए गए हैं, अधिसूचनाएं निर्गत की गई हैं, अच्छी या बुरी लगभग सभी राज्यों में ये हो चुका है, तो अक्सर मैंने देखा है सिस्टम में काम करते हुए जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, क्योंकि हम लोगों को वर्तमान व्यवस्था में कोई टेन्योर नहीं है, कोई कुछ दिन कुछ महीने से लेकर के कुछ साल तक आप वहां रहते हैं। और कई बार जब आपके साथ ये घटनाएं खास करके ऊपर के लेवल पे डायरेक्टर, कमिश्नर या सेक्रेटरी के लेवल पे बार बार होती हैं, तो आप थोड़े से इम्यून हो जाते हैं और चीजों में उतनी रुचि नहीं रह जाती है। ये मैं प्रैक्टिकल अनुभव से कह रहा हूँ। मैंने देखा है कि जब इन विभागों में लोग आते हैं तो ऐसा लगता है कि चलो अब तो 2, 3, 6 महीने रहेंगे तो कोई बात नहीं। लोग विषय के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। हम लोग ये मान लेते हैं कि जितने भी लोग इन जगहों पे आते हैं उनको सब कुछ आता है, ऐसा नहीं होता। तो मैं मानता हूं कि जो रोड मैप चर्चा कर रहा हूं क्योंकि यही मुझे प्राण साहब ने कल बताया था, हम अगर राज्य स्तर पे तीसरी सरकार का एक ऐसा फोरम तैयार करें जिसमें इसकी अच्छी समझ रहने वाले लोग हों और वो जा करके राज्य स्तर पे जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है, खास करके जो वहाँ पे सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, इवन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, उनके पास अगर जा करके महीने, 3 महीने, 6 महीने पे अपनी बात बताएं तो मुझे लगता है कि रास्ता बन सकता है। क्योंकि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि एक मैक्रो पिक्चर तो डेलीगेशन का उस नोटिफिकेशन में आ गया है, लेकिन उसको पंचायत स्तर पे, गांव स्तर पे, वार्ड या मुखिया या ग्राम प्रधान या पंचायत प्रेसिडेंट कैसे करेगा, उसकी डिटेलिंग उसमें नहीं है। और ये डिटेलिंग ना होने से उन लोगों को ये जानकारी नहीं होती है। जैसे उदाहरण के लिए आंगनवाड़ी का नियंत्रण या उसकी देखरेख या उसकी जांच इस तरह से लिख दिया गया है। स्कूल की जांच, हेल्थ सब सेंटर की जांच, उसकी देखरेख, मात्र इतना लिख देने से काम नहीं चलेगा, इसकी और डिटेलिंग होनी चाहिए। और जब आप पंचायती राज विभाग में बात करेंगे तो पंचायती राज विभाग के सचिव को प्रोएक्टिव होकर के, उनके डायरेक्टर को प्रोएक्टिव होकर के संबंधित विभागों से, तो मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट से, सोशल वेलफेयर से, एजुकेशन से, अगर मिड डे मील की बात है या प्राइमरी एजुकेशन की बात है, उनसे उनके जो प्रारंभिक नोटिफिकेशन है सब्जेक्ट जो डिवोल्यूशन के, उसकी डिटेल सर्कुलर जारी करवानी होगी। एक बार वो डिटेल सर्कुलर जारी हो गया तो जो पंचायती राज व्यवस्था में हमारे यहाँ चुन करके वार्ड मेंबर या ग्राम प्रधान आते हैं, उनके लिए आसान हो जाएगा उन चीजों की बेहतर देखरेख करने में। तो इसको मैं कह रहा हूं कि आप जहां पे हैं वहीं से स्टार्ट करें। अभी आप बहुत ज्यादा डिवोल्यूशन की बात ना करें, तो कम से कम जितना उन्होंने डिवॉल्व किया उसी को ठीक से क्रियान्वित करने की बात करें, तो मुझे लगता है बात और बेहतर होगी। कई महानुभावों ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे मीनाक्षी सुंदरम सर ने कहा कि कुछ चीजें छूट गई हैं, उनको शायद अमेंडमेंट के तौर पे ले आना चाहिए, अब जो उस समय नहीं हो पाया, अब अगर मेजॉरिटी है तो इसके लिए भी चर्चा हो सकती है, एडवोकेसी हो सकती है। ब्यूरोक्रेसी के भी लेवल पे एडवोकेसी करने की आवश्यकता है और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के लेवल पे, ये मैं दोनों चीजों को अलग करके बोल रहा हूँ।
स्टेट में जैसा मैंने कहा वहां पे भी संभव है कि और डिवॉल्व करें, और जो डिवॉल्व किए हैं उसको और सर्कुलर्स के माध्यम से और डायरेक्शंस के माध्यम से उसको और डिटेल करें ताकि उसको देखा जा सके। सीएसओ की भी भूमिका है। अक्सर जैसे उड़ीसा के हमारे साथी ने कहा कि हम क्या करें, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। ग्राम सभा को या टोला सभा को या किसी बसावट को मोटिवेट करने के लिए आपको कोई पंचायत प्रतिनिधि होने की आवश्यकता नहीं है। ये चीजें हम लोगों ने अनुभव करके देखा है। इनफैक्ट इस चुनाव के पहले हम लोगों ने झारखंड में जो लगभग 60 गांव तक अपने प्रयास किए हैं, उसमें कभी हमने ग्राम पंचायतों के साथ काम नहीं किया था। और ग्राम पंचायतों के साथ सीधे जुड़ करके काम न करने के बावजूद मात्र ग्राम सभा को सशक्त करके उनके साथ बैठ करके, उसको मैं कहता हूं ऑर्गेनाइज एंड यूनाइट द विलेज एट द लेवल ऑफ ग्राम सभा, सिर्फ इस काम को करके हमने गांव में 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उसमें 15 को प्राप्त कर लिया है। ये संभव है। अगर आप देखना चाहें तो आप सादर आमंत्रित हैं कि किस तरह बिना सीधे पंचायतों के सहयोग से भी, क्योंकि हमारे यहाँ मजबूरी भी है, हमारे यहाँ क्योंकि अगर आप लोग ठीक से पढ़ें तो 73rd अमेंडमेंट अकेला ऐसा अमेंडमेंट होगा जिसमें संविधान में ही अमेंडमेंट में 243 में डिफिनीशंस दी गई। बाकी अन्य जगह डेफिनेशन नहीं है। एक्ट में जनरली सेक्शन 2 में डेफिनेशन रहता है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है डिस्ट्रिक्ट की, ग्राम सभा की, इंटरमीडिएट लेवल की और पंचायत की, पंचायत एरिया की। और पंचायत की जो डेफिनेशन दी गई है वो है कि पंचायत मीन्स एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243B फॉर द रूरल एरियाज। और अलग अलग राज्यों में मैं अक्सर दुविधा में रहता हूं कि जब संविधान ने कह दिया कि ये गांव के स्तर पे होगा, तो फिर ये कई बार कई गांवों के समूह के स्तर पे क्यों बनाया जाता है? क्योंकि राज्य सरकारों को ये पावर दे दी गई कि वो खाका खींचें, तो कई जगह पे उन्होंने प्रोबेबली बिना किसी जमीनी समझ के सिर्फ एक यूनिट बनाने के क्रम में बसावट को या गांव को या टोले को यूनिट न मान करके उन्होंने एक बहुत बड़ी एरिया को ट्राइबल क्षेत्र में हमारे यहाँ ले लिया है, जहां कहीं कहीं एक ग्राम पंचायत में आप आश्चर्य करेंगे 50 से 60 रेवेन्यू विलेज है। उनकी आबादी कम हो सकती है, लेकिन अगर उनके बीच का डिस्टेंस 8 से 9 किलोमीटर है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह का कोहेशन पंचायत के स्तर पे इन ग्राम सभाओं के बीच में होगा। और सभी रेवेन्यू विलेज की अलग अलग ग्राम सभाएं हो तो और कठिन है। तो इन चीजों पे मुझे लगता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नजरिया रखना होगा। लेकिन मुझे जो सबसे आसान लगता है, जैसा मैंने कहा कि सेंट्रल लेवल पे भी कुछ कार्य करने की जरूरत है, स्टेट लेवल पे भी कार्य करने की जरूरत है, ग्राम पंचायत के लेवल पे भी कार्य करने की जरूरत है, और इसमें सिविल सोसाइटी की भी भूमिका है। प्रश्न ये आता है कि अगर आप सबकी भूमिका है, लेकिन कहाँ पे कार्य करने से आपको सबसे ज्यादा परिणाम और सबसे जल्दी परिणाम मिलेंगे? क्योंकि हम लोग, जैसे अभी अरुण जी ने कहा कि 4 दशक के बाद, लगभग 45 साल बाद तो अमेंडमेंट आया आजादी के, और 3 दशक के बाद आज हम बैठे हुए हैं उसी दिन ये चर्चा करने के लिए, और ज्यादातर लोग जो बोल रहे हैं वो अभी भी असंतुष्टि का भाव दिखा रहे हैं। ऐसे में प्रारंभ कहाँ करना चाहिए? बहुत बड़ा कार्य नहीं है, मात्र 6.5 लाख गांव हैं हमारे देश में। अगर इन 6.5 लाख गांव में हम एक एक कार्यकर्ता मात्र अगर हम लोग रखें, तो मुझे लगता है कि 6 महीने के अंदर हम एक बेहतर कोहेजन, खास करके जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके अराउंड वहां पे वीव कर सकते हैं। और ऐसा करने के उपरांत वहां पे धीरे धीरे, जैसा हम लोगों ने अपने यहाँ स्वावलंबन के प्रोजेक्ट में देखा है कि शुरुआत होती है ग्राम सभा को सशक्त करने के साथ, लेकिन जो ही 50 से 60% लोग एक साथ आते हैं 2 से 3 महीने के अंदर, और वो सफाई, शिक्षा,
स्वास्थ्य, पोषण, खेती, पानी, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी। वैसे भी अगर कागज में कुछ भी संविधान में लिख दिया जाए और अगर जमीनी स्तर पे क्रियान्वयन में हम कमजोर हों, जैसा कि अक्सर सभी प्रोग्राम्स में देखा जाता है, तो बात नहीं बनेगी। तो मुझे लगता है कि अगर सस्टेनेबल तरीके से बदलाव लाना है तो कोई दूसरा रास्ता ही नहीं हो सकता है, बशर्ते कि हम अपने ग्राम सभाओं को एजुकेट करें, अवेयर करें, ऑर्गेनाइज करें और यूनाइट करें। और अगर ये काम हम कर लें तो फिर बाकी और चीजों की उतनी जरूरत ही नहीं रह जाती, क्योंकि जैसा अरुण जी ने कहा, चूंकि उन्होंने देखा हुआ है इन सब चीजों को, छोटे छोटे ही स्तर पे प्रयास हैं लेकिन अब ये अपना परिणाम दिखा रहे हैं। जितने भी तरह के, मैंने कहा 15 एसडीजी गोल एड्रेस हो जाते हैं, और बाकी 2 इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि उसमें कुछ अर्बन और इंडस्ट्रियल गोल हैं। सारी चीजें उसमें एड्रेस हो जाती हैं और 2 से 3 साल के अंदर वो गांव इस तरह बदल जाता है कि जैसा हम कल्पना करते हैं कि शायद हमारे आजादी के लिए जो जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी देश के लिए, जो गांधी जी का सपना था या अन्य लोगों का सपना था, उस सपने के करीब पहुंचने की यात्रा शुरू हो जाती है। तो मैं यही कह के अपनी बात को बंद करूंगा। धन्यवाद। योगेश जी से निवेदन है, योगेश जी इसको समराइज करें और फिर आगे का। योगेश जी। नमस्कार सभी साथियों को। बहुत ही पर्पसफुल डिस्कशन रहा ये, बहुत बहुत कुछ हमें सुनने को मिला, और विशेषकर राजेश टंडन जी, शरद जी, आलोक जी, मीनाक्षी सुंदरम जी, जो इन सब के प्रमुख स्तंभ रहे हैं, उन सब की जो हमने बातें सुनी, उन सब की जो चर्चा सुनी, उसमें जो कुछ एक मुख्य बिंदु मैं पकड़ पाया। जरूरी मैं सभी पकड़ पाया हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये 100% समराइजेशन है। ये जो मेरी समझ में जो विशिष्ट बिंदु आए, उन बिंदुओं का मैं उल्लेख कर रहा हूँ। इसके साथ और भी दूसरे काफी जो है हमने नोट किए हुए हैं। तो राजेश जी ने जो बात कही कि लोकल समुदाय के लेवल पर सोच और समझ और रिसोर्सेज का मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पंचायत की भूमिका होनी चाहिए, उस पर उन्होंने विशेष तौर पे ध्यान दिलाया हमारा। और ये भी बताया कि जो जीपीडीपी है वो तो दिल्ली से चला हुआ कार्यक्रम है, जो गांव में पंचायत में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। वास्तविकता तो ये है कि गांव से उठ के कार्यक्रम चलना चाहिए और वो दिल्ली पहुंचना चाहिए, और वो उस गांव की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से डिजाइन होना चाहिए। तो दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि ग्राम और ब्लॉक में सामंजस्य, इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात की उन्होंने। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी उल्लेख किया कि उन्होंने कहा तो जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो इस मायने में हमारी कुछ एक विशिष्ट भूमिकाएं विशिष्ट हो जाते हैं। राजेश जी ने काफी अच्छे तरीके से हमको बताया कि जब जैसे कोविड और कोविड के बाद क्या स्थिति रही है, क्या स्वरूप बदल रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का। उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर और एलाइड का हिस्सा जो है जीडीपी में करीब 17-18% है, और इस जबकि गांव के लेवल पे ये थोड़ा सा, जब गांव की अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो इसमें कृषि और एलाइड इंडस्ट्री का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इसमें भी एक सामंजस्य करने की आवश्यकता है। ग्राम पंचायत जो है इस संयोजन, इस योजना की भूमिका में के लिए काम कर सकती है। शरद जी का जो अनुभव आया बहुत ही व्यवहारिक हमें सुनाई दिया कि जब उन्होंने पहले तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताया कि हिस्ट्री में पुराने समय में और गांव में जो दखल दिया गया, गांव के जिस कहेंगे कि गांव में जिस तरह से काम हो रहा था, जिस तरह से गांव को संभाला जाता था, उसमें ब्रिटिश सरकार के समय से उसमें दखल शुरू हुआ। और दूसरा उन्होंने बताया कि संविधान बनाते समय जो संविधान का जो एक्ट बनाया गया 73 एक्ट में, उसमें और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कुछ एक कमियां उनकी तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया। और 2 कामों की तरफ विशेष ध्यान दिलाया कि ये 2 काम जो ग्राम पंचायत के लिए रखे गए थे,
जैसे प्लानिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग फॉर सोशल जस्टिस। इनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे तो फिर भी काम हो पाया, मगर सोशल जस्टिस के ऊपर काफी अभी बहुत आवश्यकता है काम करने की, और लगभग ये इसमें नगण्य ही काम हुआ है। इसकी तरफ आपने हमारा ध्यान दिलाया। एक और चीज की तरफ ध्यान दिलाया, वो था कि जो राज्य सरकार और ग्राम सरकार, थर्ड गवर्नमेंट, द पंचायत गवर्नमेंट, इनके बीच में जो कार्यों की सूची है, उसका एक उसकी एक लिस्ट बननी चाहिए, सेग्रीगेशन होना चाहिए उसका, और टैक्सेशन के अधिकार के ऊपर भी उन्होंने ध्यान दिला। और लगभग इसके बारे में काफी कई जगह हमें सुनने को मिला कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तो जो कार्यों का बंटवारा है वो एक लिस्ट के हिसाब से बना हुआ है, और उसके लिए एक नेशनल कमीशन, राष्ट्रीय आयोग भी बना हुआ है, मगर पंचायत के लिए इसको राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया। उसमें आवश्यकता है कि इस तरह का एक राष्ट्रीय आयोग बनने की, जो पंचायत और राज्य सरकार के बीच का जो संबंध है, कार्यसूची है, उसको डिफाइन कर सके, उसको क्रियान्वित करवा सके। इसके बाद आलोक सिन्हा जी ने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए कि जो ग्राम पंचायत है ये एक डिलीवरी मैकेनिज्म बन गया है। ग्राम सभा को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि महत्व नहीं मिला है एक्ट में और स्टेट लेवल पे। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा सुझाव दिया कि जो कमेटियां हैं, कमेटियों के जो प्रतिनिधि हैं, उनका अगर पहले से ही चयन कर दिया जाए कि शिक्षा एजुकेशन कमेटी के लिए जो उम्मीदवार हों वो एजुकेशन से संबंधित हो, उसके बारे में जानकारी रखते हो, उसकी उनको समझ हो, तो अगर पहले से ही इस तरह से चुने जाएं तो वो एक अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि पहले से चुनने के बाद उनको असाइन कर दिया जाए कि आप एजुकेशन कमेटी करें, आप या दूसरे कमेटी करें। बहुत अच्छा सुझाव उन्होंने दिया था। और साथ ही उन्होंने इस तरफ भी इशारा किया कि पॉलिटिकल विल की भी बहुत आवश्यकता है इन पंचायतों को सशक्त करने के रोल में। मीनाक्षी सुंदरम जी ने हमको बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि जिस समय ये एक्ट बना था, उस समय एक्ट बनाते समय उनके सामने क्या परिस्थिति थी, और इस परिस्थिति में जहां पर आप सरकार माइनॉरिटी में हो और सभी पॉलिटिकल पार्टीज का साथ लेकर एक एक्ट बना सकें, वो अपने आप में एक जिसे कहते हैं कि बहुत अद्भुत कार्य था। और हम उनको बहुत साधुवाद देना चाहेंगे, उनको उस समय जो भी टीम रही, कि किस तरह से उन्होंने एक सभी को इकट्ठा करके, सबकी बात सुन के, सबकी बातों को मिलाकर एक एक्ट बना पाए। ये अपने आप में एक हमें लगता है बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हम चाहे कितना ही कहते रहें कि उसमें कमियां थी, मगर उस समय की स्थिति और परिस्थिति को समझते हुए, और जिस तरह की राजनीतिक वो कहेंगे कि बैलेंसिंग करने का कार्य, अलग अलग मतों का, अलग अलग थॉट्स का, अलग अलग फिलॉसफीज का कर पाए, बहुत ही अद्भुत। मतलब मैंने शायद सोचा नहीं था पहले कभी इस तरह से कि इस एक्ट को अप्रूव कराने में कितने पापड़ उन्हें बेलने पड़े होंगे। मैं कई बार अपने जो मित्र हमारे रहे हैं पार्लियामेंट में, जैसे सिक्किम से थे एक हमारे मित्र, जब वो IIT और IIM के ग्रेजुएट रहे, तो उनसे जब हमने एक बार पूछा कि इतने आप जानते हैं, इतनी समझते हैं ये सब चीज़ों को, तो फिर जो हमारे एक्ट बनते हैं उनमें कमियां क्यों रह जाती हैं? तो उन्होंने यही समझाया कि एक्ट तो जब शुरुआत होती है तो बहुत ही प्योर तरीके से शुरुआत होती है, मगर क्योंकि हमको बैलेंसिंग करनी होती है, बहुत सारे लोगों को साथ में लेना होता है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस उसमें आ जाते हैं, बहुत सारी फिलॉसफीज आ जाती हैं, और हमको सबको साथ में लेके चलना है। तो जब सबको साथ में लेके चलना है, उस स्थिति में एक इस तरह का एक्ट पास करवा पाना मैं समझ सकता हूँ बेहद सराहनीय। मैं उनकी जो उन्होंने कहा उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा।
अरुण ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो नीचे से भी जो लोग वार्ड सभा और वार्ड सदस्यों की बात कही, बहुत ही उचित। और इसके हम कुछ छोटे छोटे जो एक्सपेरिमेंट्स देख रहे हैं और काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और सिद्धार्थ ने जो आखिर में बात कही कि जहां पर है हम वहीं से क्यों ना शुरू करें, बिल्कुल। तो एक और चीज का मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि जब हम कहीं कुछ बदलाव करते हैं, कहीं कुछ चेंज होता है, तो एक जो स्टडी की गई है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा, कुछ विशेषज्ञों के द्वारा, वो कहते हैं कि 6 कंडीशंस हैं जब ये चेंज होंगी तो सिस्टम बदलने लगता है। इसमें से कुछ तो विजिबल हैं, एक्सप्लिसिट हैं, ऊपर से नजर आती हैं, और वो हुई पॉलिसीज, हुई प्रोसीजर्स, हुए रिसोर्स फ्लो, ये बिल्कुल साफ नजर आता है। जैसे 73 एक्ट बना, चेंजेस हुए, पंचायती राज व्यवस्था को एक कुछ शक्ति मिली, कुछ डायरेक्शन मिली। रिसोर्स फ्लो में जब फाइनेंस कमीशन ने कुछ फंड्स को वहां पहुंचाया, पंचायतों को आगे शक्ति मिली। ये सब विजिबल तरीके हैं। इन सब में जो सबसे नीचे है जो तरीका रहता है वो होता है माइंडसेट, मेंटल मॉडल। तो हमको जो आवश्यकता है काम करने की, वो ऊपर से भी है और नीचे से भी है। सिद्धार्थ ने जो एग्जाम्पल दिया, अरुण ने जो एग्जाम्पल दिया वार्ड सभा, वार्ड सदस्य, सिद्धार्थ ने जो एग्जाम्पल दिया कि ग्राम सभा को ही अगर हम सशक्त करना शुरू कर देते हैं और नीचे से भी शुरू करते हैं, तो वो भी अपने आप में बहुत बदलाव का एक बहुत बड़ा कारण, वो साधन बन जाता है। और 17 में से 15 एसडीजी गोल्स हम उसके माध्यम से 1 से 1.5 साल 2 साल के अंदर अचीव कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत सारे रास्ते हमें इसमें नजर आए, चाहे वो एडवोकेसी हो ऊपर से जाकर, जिससे कि ऊपर जो एक्सप्लिसिट कंडीशंस हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकें, और साथ ही सिविल सोसाइटीज और हम सब मिलकर अगर नीचे से भी इसको इन्फ्लुएंस कर सकें, जब दोनों तरफ से इन्फ्लुएंस होगा, तो मुझे लगता है हमें बहुत जल्दी बहुत अच्छे, बहुत सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, वापस प्राण जी को देते हुए। या बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने समझा। निवेदन करूंगा उपमा जी से। उपमा जी। जी नमस्कार सबको। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी पहल रही। पंचायती राज में जो अमेंडमेंट पास हुए और संविधान आया, और हम लोग अभी उसी पे कर रहे हैं। तो और एक बहुत अच्छा, इसके लिए सबसे पहले तो आपका जो प्रयास रहा इसकी सरकार की तरफ से, इतने दिग्गज लोग अलग अलग, जिनमें से बहुतों को पहले भी बहुत बार मिलना हुआ, उनके साथ उनको सुनना, उनके साथ काम करने का। तो मैं सबसे पहले राजेश टंडन जी, प्रिया के साथ बहुत सारे हम लोगों ने क्षमता विकास के और PRI वगैरह को समझने में बहुत मदद मिली, और राजेश टंडन की उसमें बहुत अहम भूमिका रही। और आज भी जैसे उन्होंने कहा है कि कैसे हम लोग पूरे उसको आगे ले जा सकते हैं, और गांव लेवल पे कैसे सशक्त हम वार्ड को इसको कर सकते हैं। बेहर सर मध्य प्रदेश से हैं, और एजुकेशनिस्ट के रूप में तो मुझे बहुत बार उनको सुनने का मौका मिला, पर आज पंचायत की तरफ से जो उन्होंने छोटी छोटी चीजें निकाले, छोटे छोटे सुझाव दिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेश का, बेहर सर का। और मध्य प्रदेश में है तो जरूर उनसे दोबारा मिलने का मौका मिलेगा। आलोक सिन्हा जी ने जैसे पंचायती राज एक्ट के बारे में अपने जो रखे, फिर उसके बाद श्री जो मीनाक्षी चंद्रशेखर जी ने जो कि कैसे एक्ट को जटिलताएं रही जो बना और पास हुआ, वो एक बहुत हम लोगों को समझने में इस पूरी प्रक्रिया को बहुत मदद को भी मैं बहुत अरुण जी, सिद्धार्थ जी, इनके साथ लगातार इनको सुनने का, इनके साथ काम करने का हमको समय पर लाभ मिलता रहता है। और हम लोग बहुत क्लस्टर डेवलपमेंट कार्यक्रम, जहाँ हम लोग वार्ड की और वार्ड मेंबर की बात कर रहे हैं, और
स्वावलंबन के कार्यक्रम की मुझे देखने समझने का भी मौका मिला। और सिद्धार्थ जी के साथ उस पे हम लोग ने स्कूल में उनके साथ काफी 2 दिन का चर्चा सत्र किया, क्योंकि सब उसमें बहुत अहम भूमिका रहती है और काफी उसको, क्योंकि मैं बहुत बड़ा एक मानती हूँ। मुझे लगता है 3-4 साल पहले तक हम लोग भी सबके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं करते थे, और आज भी अगर देखा जाए मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि वार्ड स्तर पर सरपंच की कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, और हम सबका मिलना एक प्लेटफॉर्म पे तभी सार्थक होगा मुझे लगता है कि पहली, क्योंकि इसकी भागीदारी, सीधी भागीदारी और सीधे अपने गांव के बारे में, वार्ड के बारे में और इस तरह से प्लानिंग करना, सोचना, वो पहली सरकार ही कर सकती है। और अगर तीसरी सरकार पहली सरकार पे आ जाएगी तो आप सबका प्रयास मुझे लगता है कि सफल होगा। इसमें हम लोग की भी बहुत भूमिका होगी। तो बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तीसरी सरकार को और चंद्रशेखर पांडे को और जितने साथी आज यहाँ थे, क्योंकि उन सबकी भी सीधे परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से जैसे भी है, सब लोग इतने हर 12 राज्य से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो मंथन चल रहा है, चिंतन चल रहा है, उसमें उन सबके अनुभवों को हम लोग आपस में बांट रहे हैं और उन अनुभवों से सीख लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सभी साथी जो आज परिचर्चा में उपस्थित रहे, बहुत बड़ी संख्या थी, मैं शुरू में देख रही थी 90 के आसपास हमारे साथ थे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस अभियान को हम लोग एक स्तर पर ले जाएं और जिस बदलाव की परिकल्पना विधान में की है, संविधान में की है, वो मूर्त रूप से गांव में देखने को मिले, वार्ड में देखने को मिले और वार्ड तक पे आ जाए, क्योंकि हम सब इसी अभियान को लेके एक साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत अच्छी चर्चा रही। एक बार फिर सभी अतिथि वक्ताओं का और अपने सम्मानित अतिथियों का और सभी साथियों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद हमारी तरफ से। फिर मिलेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ाएंगे जो चर्चा हुई। धन्यवाद।